हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते सभी को। आज से शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ऑलरेडी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है? और एटॉमिक स्ट्रक्चर में यदि कुछ लगेगा और पढ़ाना है तो मैं इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, लेक्चर्स बना दूंगा। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को शुरू करते हैं, तत्वों के आवर्ती गुण को पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है? और इस क्लास में आगे मैं आपको कुछ जो कमेंट्स बच्चों के हैं, उन कमेंट्स के डाउट को भी डिस्कस करूंगा। जैसे एक जनरल कमेंट देखा मैंने कि सर प्रीवियस ईयर के लिए कौन सी बुक लें, तो इस पे चर्चा करूंगा। और इसके लिए आप ऑब्वियस है वीडियो का एंड तक देखेंगे। जो बच्चे रेगुलर जुड़ चुके हैं, मुझे पता है वो रेगुलर क्लासेस को जो है अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। खैर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आवर्ती गुण, ठीक। इसका जो सिलेबस हमें लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम में गिवन है, ठीक। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लैब असिस्टेंट के लिए जनरली सिलेबस को कर रहे हैं। जो बच्चे इसको एनवायरमेंटल एग्जाम एनवायरमेंटल सुपरवाइजर वाले के लिए देख रहे हैं, उसके लिए भी ये रेलिवेंट होगा, ठीक है? उसके लिए भी रेलिवेंट होगा। और चीजें क्या क्या ऐड ऑन करके पढ़नी है, मैं उनको जो एनवायरमेंटल सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी जरूर बताता हुआ चलूंगा, ठीक है? तो समझिएगा। तो ये 75 मार्क्स के लिए आपको ये तैयार करना है पोर्शन। मैंने आपको बताया था 2 पोर्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। पहले एग्जाम को जरूर समझिए। एग्जाम 2 पार्ट्स में है, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम, 100 क्वेश्चन, 1 मार्क का क्वेश्चन, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए मैं ऑलरेडी सब डिटेल आपको दे चुका हूँ, बस एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। इसके बाद सेक्शन ए, जिसमें 25 मार्क्स का आपका जीएस जनरल स्टडीज का पोर्शन आएगा, 10 टॉपिक हैं, जिसमें से एक टॉपिक कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पार्ट मैं पूरा करा चुका हूं आपको, ठीक है? उसके बाद जो 75 मार्क्स है उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तत्वों के आवर्ती गुण को। सिलेबस बहुत छोटा सा गिवन है, बस इतनी सी बात लिखी है कि आपको जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल तैयार करने हैं। अब जनरल प्रिंसिपल्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है, छोड़ना है, वो सब हम देखेंगे। 2 से 3 क्लास में ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है? तो आवर्त सारणी के क्या सामान्य सिद्धांत हैं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है? तो देखते हैं, समझते हैं हमारा सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या-क्या हमें कवर करने चाहिए, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है, ये है पीरियोडिसिटी का। पीरियोडिसिटी, ठीक है? आवृत जिसको हम बोल रहे हैं, है ना? आवृत होना। आवृत का क्या मतलब है? आवृत का मतलब है जो खुद को रिपीट करते हुए चले। जो कुछ समय अंतराल बाद, जो कुछ समय के बाद खुद को अगर रिपीट करता है, तो उसको हम पीरियोडिक बोलते हैं, ठीक है? पीरियोडिक बोलते हैं या फिर आवृत्ति वाला बोलते हैं, ठीक? तो कुछ समय बाद, कुछ समय के अंतराल बाद अगर कोई चीज़ खुद को फिर से रिपीट करती है, ठीक है? जैसे हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक कहावत है ना? तो सेम ऐसा ही। तो हिस्ट्री को हम कह सकते हैं पीरियोडिक है, अगर इस सेंस में बोला जा रहा है, ठीक? तो पीरियोडिक का मतलब ये है जो बार-बार रिपीट होता चला जाए, एक समय अंतराल बाद रिपीट होता चला जाए। तो चलिए समझते हैं क्या है क्रोनोलॉजी, कालक्रम क्या है? कैसे जो ये पीरियोडिसिटी है, इसको डेवलप करा और इसके बेसिस पे हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी है, दैट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ होगा, इसको समझते हैं। हालाँकि मैं आपसे कहूँगा ग्रेजुएशन टर्म में ये इतना डीप में नहीं होता है, ये सब क्लास 10 तक का टॉपिक है, ठीक है? जिसमें हम 2 बर्नियर के त्रियक के नियम पढ़ रहे हैं, है ना? 2 बर्नियर के ट्राइड्स पढ़ रहे हैं, ये सब अप टू क्लास 10th है। बट एक क्रोनोलॉजी को, एक कालक्रम को जल्दी से हम सेटअप करते हैं, फिर आगे देखेंगे और क्या-क्या टॉपिक्स हमें यहाँ पे पढ़ने चाहिए और क्या-क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए। तो आज की क्लास तो बेसिक ही होगी, जिसमें हम जनरली पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है, इसके बारे में। हालाँकि बहुत सारे कांसेप्ट्स हम और भी जानेंगे, ठीक है? चलिए पहले पढ़ते हैं 2 बर्नियर के ट्रायड, 2 बर्नियर का त्रियक का क्या नियम है। तो इसमें होता क्या है, ये एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज करते हैं, ठीक है? और वो टेबल कॉलम फॉर्म में होती है। कॉलम का मतलब बनाते हैं कैसे? जैसे मान लो आपके पास है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व हैं, ये 3 आपके पास एलिमेंट हैं, ठीक है? लिथियम का परमाणु क्रमांक अब के अकॉर्डिंग, है ना? अब के अकॉर्डिंग 3 होता है, भार 7 होता है। उनके टाइम पे जनरली एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या वाला ये कांसेप्ट नहीं था, बट उनके टाइम पे परमाणु भार पता था, एटॉमिक मास, परमाणु भार या मास नंबर, भार संख्या कितनी होती है, ये पता था। सोडियम का भार 23 और अब के अकॉर्डिंग हम जानते हैं 11। पोटेशियम ये 19 और ये इसका भार लगभग 38। ये इतनी कहानी हम जानते हैं, ठीक है? अब इनने क्या करा, एक कॉलम में ऐसे-ऐसे करके 3 तत्वों को अरेंज कर दिया। ऐसे करके मतलब कॉलम में, ठीक है ना? एक ऊपर से नीचे, जैसे हम जनरली टेबल लिखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है? इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक? तो कॉलम की फॉर्म में लिखा और ये देखा कि जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट है, अगर मैं इसके भार का औसत कर दूं, ठीक है? भार का औसत कर दूं पहले वाले का और तीसरे वाले का। पहले वाले और तीसरे वाले के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनके भार का अगर मैं औसत निकालूं, एवरेज निकालूं, तो बीच वाले के बराबर आएगा। दैट मीन्स ये जो भार का औसत है पहले और तीसरे का, ये किसके बराबर आएगा? दूसरे के बराबर आएगा। और औसत निकालना, एवरेज निकालना आप सभी को आता है। जितनी संख्या है उतने से ही उतनों को प्लस कर देना होता है और प्लस बट्टे में
जितनी संख्या आपने टोटल मानी है उसको उससे भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? चलिए, तो हमने देखा जो भार है, औसत भार वो किसके बराबर आना चाहिए? सोडियम के बराबर आना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं लिथियम का भार 7 है, ठीक है? जिसे हम द्रव्यमान भी कह सकते हैं और पोटेशियम का जो भार है वो 38 है। औसत निकाल रहे हो तो बट्टे में 2, 38 और 7 आई थिंक 45, 45 हो जाएगा। 45 को आप भाग कीजिए, कितना आएगा? लगभग 22.5। तो आप देख रहे हो इट इज क्लोजली इक्वल टू द क्या? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। दैट मीन्स ये बहुत ही ज्यादा नजदीक है किसके? परमाणु भार सोडियम के, है ना? तो ये है डो बर्नियर का तिर्यक, डो बर्नियर के तिर्यक का नियम, ठीक है? और भी एलिमेंट्स के लिए ये तिर्यक का नियम दिया गया है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है? इनके लिए भी ये तिर्यक का नियम दिया गया है, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ फ्लोरीन का जो परमाणु भार होता है, ये परमाणु संख्या बताइए जल्दी से कितना होता है? 9 और परमाणु भार मान लीजिए इसका 18 है। क्लोरीन का आप जानते हैं 17 और एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है? जिसका औसतन परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 35.5। और ब्रोमीन का मैं आपको बताया था उसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 35 होती है और परमाणु भार इसका 79, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? फिर से डो बर्नियर का ट्रायड लगाइए तो आपको पता है डो बर्नियर के तिर्यक के नियम में ये तीनों एक कॉलम में अरेंज करे गए होंगे और उसमें जो पहला वाला है, पहला वाला और ये जो तीसरा वाला है, ठीक है? इन दोनों का अगर मैं औसत कर दूं, औसत निकालूं, ठीक है? इन दोनों का औसत निकालूं या एवरेज निकालूं, तो औसत जो है आपको पता है, औसत कर देते हैं पहला वाला और तीसरा वाला। ये जो औसत है किसके बराबर आना चाहिए? दूसरे वाले के बराबर आना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं जल्दी से, ये है गई इसकी थ्योरी पार्ट। अब इसकी खामियां भी देख लेते हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, क्या इसकी खामियां हैं? तो खामियां यही है कि भाई उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, है ना? उस टाइम पे जितने भी तत्व मिल गए थे, अगर मान के चलो 24 से 25 तत्व, एलिमेंट्स या एटम्स उस टाइम पे डिस्कवर हो गए थे, ठीक है? बट वो सभी एलिमेंट्स को हम ऐसे कॉलम में अरेंज नहीं कर पा रहे थे, कुछ ही ऐसे तिर्यक, कुछ ऐसे ट्रायड्स बन पा रहे थे, ठीक है? तो सभी एलिमेंट्स को हम इस तरीके से क्लासिफाई नहीं कर पा रहे थे, सभी तत्वों को हम इस तरीके से वर्गीकृत नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो जिसकी वजह से हम ये दो बनने के ट्रायड को पीछे छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, एक और जो लॉ है उसकी ओर बढ़ते हैं। वो अगला लॉ है न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है? अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या है? ये कहता है कि भाई जितने भी आपके तत्व उस टाइम पे थे, ठीक है? उनको हम क्या करेंगे? म्यूजिकल नोट्स में बना देंगे, ठीक है? जैसे म्यूजिक के नोट्स होते हैं और म्यूजिकल नोट्स कौन से होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है? और उनकी टर्म में अगर बोला जाए तो डो रे मी फा सो ला टी, लिखा हुआ है सारा, देखो डो रे मी फा सो ला टी या फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है? तो हमारे 7 सुर हैं, तो 7 म्यूजिकल नोट्स में 7 जो हमारे संगीत के सुर हैं, उनमें इन एलिमेंट्स को अरेंज करा गया और ऑब्वियस बात है अगर ये पीरियोडिक है, ठीक है? पीरियोडिक है तो ये देखा गया हर जो 8वां एलिमेंट होगा, हर जो 8वां तत्व होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो गुण हैं, वो पहले वाले से मैच खा रहे होंगे। दैट मीन्स भाई 7 वर्ड हैं, तो आपको पता है जो 8वां आएगा, वो सेम फिर से सा बन जाएगा। दैट मीन्स सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर सा आ गया, फिर सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जो 8वां तत्व होगा और पहला तत्व होगा, मतलब जो पहले जिससे चल रहा हूँ और उससे लेकर 8वां तत्व, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज उनके जो गुण हैं, कौन-कौन से गुण हो सकते हैं? भौतिक गुण दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट मीन्स उसके रासायनिक गुण, ठीक है? तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव, अष्टक का नियम क्या कहता है कि हर 8वां एलिमेंट प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा, पीरियोडिसिटी यहाँ देखने को मिलेगी, आवृत्ति यहाँ आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया क्या है? पीरियोडिक टेबल है, ठीक है? छोटा-सा पीरियोडिक टेबल है, छोटी-सी आवर्त सारणी है। बहुत सरल सी बात है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? इसमें कुछ एज़ सच हार्ड नहीं है। बट हमें मेन क्या चीज़ यहाँ याद रखनी चाहिए जिससे हल्का-फुल्का हमें मान के चलिए क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ, जनरल साइंस क्लास 10 तक की तैयारी करनी है तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक हमें वहाँ भी पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछता है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसकी खामियों में से, है ना? ये क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता कि म्यूजिकल नोट पे रखा है या नहीं रखा है ना? ये तो बहुत बिल्कुल कह के चलो कि नहीं है 11th स्टैंडर्ड में ये पूछने लायक क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ही कह लो लो लेवल के क्वेश्चन हो गए, क्लास अप टू 10th तक के क्वेश्चन हो गए, ठीक है? बट हाँ, कभी अगर क्वेश्चन कोई देखने को मिल गया, तो वो क्वेश्चन देखने को ये मिल जाएगा बच्चों कि बताइए इसकी खामियाँ क्या-क्या रही? तो उसकी कुछ खामियों को आप याद कर लीजिए। एक तो पहला क्या कि ये केवल परमाणु संख्या, ठीक है? एटॉमिक नंबर केवल 40 तक, नहीं एटॉमिक नंबर नहीं कहिए, मास कहिए उसको, एटॉमिक मास, ठीक है ना? तो उस वक़्त एटॉमिक नंबर का कांसेप्ट इतना डेवलप नहीं था, तो उसे मैं एटॉमिक मास लिख देता हूँ। रफ करके एक बार जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है? ये एटॉमिक मास याद रखिएगा इसको, नॉट नंबर। अ, 1 मिनट दीजिएगा। हुँ, तो परमाणु भार, एटॉमिक मास 40 तक ही ये वैलिड था, है ना? जिसका परमाणु भार 40 है, 40 आप जानते हैं किसका होता है? कैल्शियम का होता है। तो कैल्शियम तक ही
कैल्शियम तक ही ये जो टेबल है ये अच्छे से रिपीट हो रही थी, है ना, पीरियोडिक बन रही थी। बट उसके बाद ये जब आगे के एलिमेंट्स हैं इनमें ये टेबल फिर से रिपीट नहीं हो रही है, दैट मीन्स पीरियोडिक नहीं हो रही है। तो ये इसकी खामी हो गई कि परमाणु भार 40 तक ही ये जो टेबल है ये अच्छे से फॉलो करती है उस रूल को, ठीक है। हालांकि इसको उस टाइम पे नाम भी दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि नई नई रिसर्च है तो उस वक्त ऑब्वियस बात है भाई, कुछ ना आने से बढ़िया अगर आप कुछ नया डेवलप करते हैं तो इनाम तो मिलना लाजमी है। बट देखा गया कि जब और तत्वों को इस पे रखा गया, ठीक है, 40 के बाद के तत्वों को इसमें रखा गया जिनका भार 40 से ज्यादा है, उनको यहाँ पे अरेंज किया गया, इनको यहाँ रखा गया, तो देखा गया कि यहाँ पे पीरियोडिसिटी रिपीट नहीं हो रही है। पीरियोडिसिटी हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि भाई क्या यहाँ पे आवृत्ति पीरियोडिसिटी रिपीट हो रही है, तो हमने देखा यहाँ पे पीरियोडिसिटी रिपीट नहीं हो रही है। कहाँ पे? आफ्टर एटॉमिक नंबर, आफ्टर एटॉमिक मास, नॉट नंबर, एटॉमिक मास, आफ्टर एटॉमिक मास 40, 40 के बाद यहाँ हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं पीरियोडिसिटी रिपीट हो रही है, ठीक है। चलिए, एक ये पहला कंसेप्ट। अब एक और कंसेप्ट को जल्दी से समझते हैं, ठीक है, इतना क्लियर होगा, बहुत सरल सी बात है। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे यही है कि अगर आप एलिमेंट्स को देखें यहाँ पे, ठीक है, वन बाय वन पुट करके देखें तो हम देखेंगे कि भाई एल्यूमिनियम है, इससे जो क्रोमियम है इसकी प्रॉपर्टी कुछ रिसेंबल कर रही होंगी बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नॉट रिपीटिंग, ठीक है। तो मेन बात पॉइंट नंबर 1 में ही हमने समझ ली, उसको चाहे तो आप अलग से पॉइंट 2 में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है, या समझ लीजिएगा कि हाँ भाई एल्यूमिनियम से क्रोमियम की प्रॉपर्टी जो है हल्की फुल्की मैच करती है बट अधिकतम प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं। ऐसे सिलिकन देख सकते हो, ये सिलिकन ऑब्वियस बात है इसकी पूरी अलग प्रॉपर्टी है और टाइटेनियम की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तो ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं खा रही। तो पॉइंट नंबर 1 में इस बात को मैं कंक्लूड कर ही चुका हूँ कि एटॉमिक मास परमाणु भार 40 के बाद प्रॉपर्टी जो है रिपीट नहीं होगी, है ना, ठीक है, पीरियोडिसिटी रिपीट नहीं होगी, यही न्यूलन का लॉ ऑफ ऑक्टेव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कंसेप्ट्स को आगे। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। थोड़ा स्पीड में लेके भी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये सब जो कंसेप्ट है बच्चों आपने ऑलरेडी क्लास 10 तक पढ़े हैं, फिर भी इसमें एज सच जो मेन मेन बातें हैं मैं आपको सब बताते हुए चल रहा हूं ताकि कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम और समस्याएं आपको ना हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब देखो, ये आए हैं मेंडलीव भैया और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ, ठीक है, जनक, फादर ऑफ किसका? पीरियोडिक टेबल का। तो ये अप टू क्लास 10th लेवल तक के क्वेश्चन बनते थे, अब नहीं पूछे जाते, अब कंपटीशन हो गया है। अच्छा, बच्चे ये सब बिल्कुल छोटे मोटे वाले क्वेश्चन बिल्कुल याद रखते हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं कि बता दो पीरियोडिक टेबल का जनक कौन है। ये सब बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए भाई, ऑब्सोलीट क्वेश्चन आते थे एक बार कंपटीशन में बट अब ये बहुत ऑब्सोलीट हो गए हैं। अप टू क्लास 10th तक के ये बिल्कुल ऑब्सोलीट क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल यही है मेंडलीव जी, ठीक है। तो मैं बता देता हूं इनका पीरियोडिक लॉ क्या था। पहली बात, इनका लॉ क्या था, इन्होंने कहा था कि जो हमारे एटम्स हैं, जो हमारे परमाणु हैं, इनको मैं करूंगा एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रख दूंगा। एटॉमिक मास, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखूंगा, एटॉमिक मास और परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखूंगा। बट इन्होंने बाद में खुद ही इस प्रॉपर्टी को हल्का फुल्का चेंज भी कर दिया, ठीक है ना, सेट करने के लिए। पहले शुरुआत तो उन्होंने इससे करी कि जितने भी मेरे एटम हैं या मैं बोलूं एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेरे तत्व हैं, उन तत्वों को मैं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखना शुरू करूंगा, एटॉमिक मास के क्रम में रखना शुरू करूंगा। बट इन्होंने देखा ऐसे करने पर कुछ जो तत्व हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में इंटरचेंज हो जा रही है। मतलब कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि भाई अगर भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रहा हूं तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको मुझे आगे पीछे करके फिट करना पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड है एटॉमिक मास वाला वो चेंज हो जा रहा है। तो उन्होंने फिर इसके बाद क्या सोचा कि एटॉमिक मास के साथ साथ एक और रूल याद रखूंगा, क्या, कि मेरे को सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वालों को भी रखना है। मतलब उनके भौतिक और जो उसके रासायनिक गुण हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, सब नहीं है, सेम है, ठीक है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये भी चीज इन्होंने साथ में करी। रूल शुरू हुआ कि ध्यान से सुन लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया क्या अप टू क्लास 10 तक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जनरल साइंस आ रहा है, जनरल साइंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऐसे क्वेश्चन अब पुराने हो गए, अब पूछता है कि भाई इसका मेन लॉ क्या था, ठीक है। तो मेन लॉ है कि इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। बट बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं खा रही, इसलिए उन्होंने परमाणु भार को आपस में रिप्लेस कर दिया, किससे? सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से या सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से। दैट मींस जहां पर भौतिक और रासायनिक गुण सेम हो जाएंगे तो उनको एक साथ रखने की भी यहाँ पे कोशिश की गई है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, बहुत सरल सी बातें हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं कहां पे इन्होंने चेंज किया है, कहां पे इन्होंने चेंज किया है। तो चलिए जल्दी से बताइए, जिन्होंने मेंडलीव पढ़ा है जल्दी से बताइए कहां चेंज देखने को मिल रहा है, देखो जल्दी से।
ठीक है? यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है कोबाल्ट और निकल में, हालाँकि ये मैंने पीरियोडिक टेबल शायद क्लास 10 से उठा ली है, ठीक है? तो यहाँ पे क्योंकि डेसिमल्स में एक्चुअली इनका मास नहीं दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ डेसिमल्स में लगभग कोबाल्ट का मास होता है 58.85 और जो निकल है इसका मास होता है लगभग 58.55। देख लो, अब देखो यहाँ 58.85 है, दैट मीन्स कोबाल्ट का जो भार है, परमाणु भार वो अधिक होना चाहिए, है ना? होता ही है। और निकल जिसका परमाणु भार है कम है, बट हमने क्या कर दिया, जो कम वाला है उसको बाद में लिखा है और जो ज्यादा वाला उसको पहले लिखा है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले एलिमेंट से कुछ ना कुछ मैच खा रही होगी, इस वजह से हमने क्या कर दिया, निकल जिसका परमाणु भार कम है उसको हमने आगे लिखा है, मतलब बाद में लिखा है, और कोबाल्ट जिसका परमाणु भार ज्यादा है उसको हमने पहले ही लिख लिया है। तो हम, और चाहे तो चेक कर लो, हम ये देखो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं, देखो 44.1, 48.1, 51, 52, 55, ठीक है, 55.9, फिर ऑब्वियस बात है यहाँ आना चाहिए था 58.55, निकल को आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट को आना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि भाई जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे भी अरेंज करने की कोशिश करी, जिनकी समान भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उनके कंडीशन में भी उनकी मैं बोलूं जितने भी भौतिक और रासायनिक हमारे गुण हैं उसके बेसिस पे भी रखने की कोशिश करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बातों को समझते हैं। अब ये तो हो गई इनका इनका लॉ। व्हाट इज द लॉ? लॉ था इनका कि भाई जो परमाणु भार है उसके बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए किनको, तत्वों को। ठीक, अब इसके बाद टर्म नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। टर्म नंबर 2 और कंडीशन नंबर 2 क्या है, अब इनके पढ़ते हैं जल्दी से, क्या क्या इनके आउटकम्स आए, क्या क्या इनके आउटकम्स आए। तो देखो आपको पता है कुछ तत्वों का इन्होंने पहले ही क्या बता दिया था, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी थी, उनके रासायनिक गुण पहले ही बता दिए थे। दैट मींस अगर ये हवा से रिएक्शन करेगा या फिर जल से रिएक्शन करेगा तो इसका जो ये तत्व है इसकी क्या क्या जो है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, इस तत्वों के क्या क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मुझे जल्दी से सोचना पड़ रहा है। ठीक है, हालांकि आप अगर केवल इंग्लिश में पढ़ते तो मुझे इतनी समस्या नहीं होती, बट मैं यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों को ही लेके चल रहा हूँ एक ही साथ, ताकि ना ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किसी को समस्या आए किसी भी तरह की। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ जो एलिमेंट्स है जो कि उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे, कुछ ऐसे तत्व जो उस टाइम पे प्राप्त नहीं थे। ठीक है, देखो एक सरल सी बात है यहाँ पे सोचने में, ये बात है इमेजिनेशन की। ठीक है, इमेजिनेशन की और गुड थॉट्स की, अच्छे विचारों की। ठीक है, कहते हैं ना कि कई बार अगर आप अपने सपनों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं, तो नींद में भी सपने आने लगते हैं। और उसके बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कैक्यूले जिन्होंने बेंजीन बनाया था। ठीक है, बेंजीन, इनकी कहानी भी आपको पता होगी। ठीक है, तो ऐसे ही बात कर रहा हूं मेंडलीव की, सपनों तक में इनको एलिमेंट्स दिखाई देते थे। ठीक है ना, इसलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा गया। खैर देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थे, जैसे एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, ठीक है, उस टाइम पे डिस्कवर नहीं था। उन्होंने कहा था फ्यूचर में ऐसा कोई पदार्थ आएगा जिसकी प्रॉपर्टी, तत्व आएगा जिसकी प्रॉपर्टी, जिसके जो गुण हैं एल्यूमिनियम से पूरे के पूरे मिलते होंगे। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने बोला एका सिलिकन, एका सिलिकन। ठीक है, अच्छा एक चीज और, बैकग्राउंड से अगर नॉइस आ रहा होगा तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, सावन का टाइम है, कांवड़ वगैरह घर के पास में ही जस्ट मंदिर है, तो वहाँ पे फंक्शन वगैरह चल रहे हैं, तो मैनेज द वॉल्यूम प्लीज। ठीक है, वॉल्यूम को मैनेज कर लीजिएगा। खैर आते हैं, तो उन्होंने बोला फ्यूचर में ऐसे भी तत्व प्राप्त होंगे जिनकी जो प्रॉपर्टी है, जिनके जो गुण हैं वो एल्यूमिनियम से मैच खाते होंगे, ऐसे ही सिलिकन से मैच खाते होंगे। जिनके गुण एल्यूमिनियम से मैच खाते हैं उनका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम, और जिनके गुण सिलिकन से मैच खाते हैं उन तत्वों का नाम रख दिया एका सिलिकन, जिनको एका एल्यूमिनियम जो कि बाद में क्या बना, जर्मेनियम। ठीक है, और एका सिलिकन जल्दी से बताइए, ये जर्मेनियम बना नहीं, गैलियम बनेगा। ठीक है, एका सिलिकन जल्दी से बताइए क्या नाम बनेगा, एका सिलिकन नेक्स्ट एलिमेंट ये बनेगा जर्मेनियम। ठीक है, ये है गैलियम, जीए, गैलियम जो एका एल्यूमिनियम है इसको बाद में डिस्कवर करा गया तो देखा गया ये गैलियम है, और एका सिलिकन जिसको बाद में डिस्कवर करा गया ये क्या बना, जर्मीनियम। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर करे गए और देखा गया बिल्कुल जो केमिकल प्रॉपर्टीज, जो रासायनिक गुण इन्होंने बताए हैं वो ऑलरेडी मैच खाते हैं, बिल्कुल हूबहू मैच खाते हैं, किनसे, गैलियम से और जर्मेनियम से। ये बात आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो देखो कैसे चीजों को सोचा होगा। सपनों में एलिमेंट्स आते थे, सपनों में उनके भार, उनके एटॉमिक मास बार बार इनके दिमाग में चलते थे, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बार बार इनके दिमाग में चलती थी। ठीक है ना, तो वही चीज है, अगर सपना साकार करना है तो भैया मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सेम इसके लिए है, मुझे पता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक सच्चाई, बहुत कड़वा सच है।
अब इस लैब असिस्टेंट वाले कोर्स के लिए यूट्यूब पे ही 50 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। 50 बच्चे, सीट्स हैं 11, सीट्स है 11, बहुत कड़वा सच है। 50 बच्चे जुड़ चुके हैं, सीट्स हैं 11। सोच लीजिए, अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो भैया नहीं होने वाला सिलेक्शन, फैक्ट है। कब होगा सिलेक्शन? वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, बार-बार रिवाइज कीजिए। सच में सिलेक्शन लेना है तो लेवल 4 पे जाना है भाई, अच्छी पोस्ट है, लेवल 4 पे जाना है। बट बहुत ज़्यादा, ये तो 50 बच्चे वो हैं जो मेरे साथ जॉइन हुए हैं, खुद भी तो पढ़ रहे होंगे बच्चे, ठीक है? तो 50 बच्चे यहाँ जॉइन हुए हैं और 50 में से केवल 11 ही सिलेक्शन लेंगे और ऑब्वियस बात है, सिलेक्शन किसका होगा? सोच के देखिए। तो ऑब्वियस है, जो बार-बार प्रैक्टिस करेगा, नोट्स बार-बार रिवाइज करेगा, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा, वही सिलेक्शन लेके जाएगा, ठीक है? और 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, दैट मीन्स सेक्शन ए में, जो थोड़ी-सी मेहनत कर लेगा, सिलेक्शन ले जाएगा। इतनी ही सी मेहनत है बस। और बहुत सारा नहीं पढ़ना, एक सब्जेक्ट पढ़ना छोटा-सा केमिस्ट्री, मतलब यहाँ पे छोटा है क्योंकि 75 मार्क्स के लिए ओनली, 75 मार्क्स के लिए, ठीक है? तो सोच के देखिए मेहनत कैसे करनी है। आपका भी आउटकम ऐसा ही आना चाहिए कि सपनों में दिखना चाहिए कि हाँ भाई, एम पूरा हो। ठीक है? खैर, आते हैं। तो बताया कि आउटकम्स क्या हैं, क्या निकला है इनकी थ्योरीज से। तो उन्होंने बताया एका एल्यूमिनियम जैसे कंपाउंड के बारे में, ठीक है? इन्होंने इनका फॉर्मूला ही बता दिया कि अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो E2O3 बनाएगा, ठीक है? E2O3 बनाएगा। ये सिलिकॉन, जो इसको हम एका सिलिकॉन कह रहे हैं, ये EO2 बनाएगा। E मतलब वो एलिमेंट, जो तत्व जो प्राप्त होगा। तो ये फॉर्मूले तक उनके लिख दिए कि ये फॉर्मूला बनाएगा। सोचो, जो चीज अभी है ही नहीं, उसकी परिकल्पना पहले से ही कर देना, ठीक है? तो खैर, मैं इतना डीप में इस टॉपिक को नहीं खींचना चाह रहा, मेन बात है वो आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इनकी खामियां भी देख लेते हैं, लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे खामियां रही होंगी, ठीक है? तो लिमिटेशंस, खामियां, ठीक है, इसको बताते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला, जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की क्या स्थिति रहेगी इनकी टेबल में, वो फिक्स नहीं थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्या स्थिति होगी, ये इनकी पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं था, ठीक है ना? हाइड्रोजन इनकी पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल भी फिक्स नहीं था, ठीक? और वो उसको ग्रुप 1 में भी रख सकते थे और ग्रुप 7 में भी उसको रखने की कोशिश करते थे। आई एम सॉरी, मैंने ये 4 लिख दिया, इसको रफ करता हूँ। तो ग्रुप 7 में भी इसको रखते थे, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 7 में भी इसको रखते थे, ठीक है? तो ये कुछ समस्याएं थी कि भाई हाइड्रोजन की पोजीशन ये फिक्स नहीं कर पाते थे, ठीक? सेकंड, अगली खामी क्या रही? अगली खामी ये रही कि कुछ एनामोलस पेयर रह गए, एनामोलस पेयर रह गए। अगर मैं हिंदी वाले को बोलूं तो ये नियम विरुद्ध जोड़े हैं, कुछ ऐसे एनामोलस पेयर हैं जो नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, है ना? एनामोलस का मतलब ये कोई एक जनरल रूल चल रहा है, उस रूल को फॉलो ना करना, ठीक है? और बताइए, क्या आपने ऐसा कोई एनामोलस पेयर देखा? तो मैं कहूंगा यस, देखा ना सर, आपने बताया था। क्या बताया? कोबाल्ट और निकल वाला। सर आपने बताया कि जनरल रूल ये कहता है कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगा होना चाहिए, एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगा होना चाहिए। बट कोबाल्ट और निकल के केस में ऐसा नहीं है, जिसका परमाणु भार ज्यादा है उसको आपने पहले लिखा है और निकल को आपने बाद में लिखा है, ठीक है? तो इसी को हम कह रहे हैं एनामोलस पेयर, ऐसे जोड़े जो नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें आर्गन और क्रिप्टन को भी ऐसा देखा गया, क्रिप्टन कह रहा हूं, सॉरी, पोटेशियम, ठीक है? आर्गन और पोटेशियम को भी सेम ऐसी कंडीशन में देखा गया, ठीक है? तो चलिए मैं जल्दी से लिखता हूं यहाँ एनामोलस पेयर। तो इसके लिए मेन आपको याद रखना, निकल कोबाल्ट, यही पूछा जाता है, ठीक है? कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव लॉ इनमें से कौन सा नियम के विपरीत जाता हुआ जोड़ा है? तो निकल और कोबाल्ट का है, ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तीसरा, कि जो आइसोटोप्स हैं इनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है। आइसोटोप्स, क्या कहते हैं आइसोटोप्स को? समस्थानिक या समभारिक, जल्दी से बताइए। इसे कहते हैं समस्थानिक, समभारिक, आइसोबार्स, ये है आइसोटोप्स, दैट मींस समस्थानिक। क्या होते हैं आइसोटोप्स? तो फॉर एग्जांपल, आपको पता है कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है, और इसी का एक और आइसोटोप समस्थानिक मिलता है जिसका परमाणु भार 13 होता है, ऐसे एक और मिलता है जिसका परमाणु भार 14 होता है। तो हम देख रहे हैं ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या, मतलब एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और उनका परमाणु भार अलग अलग हो, दैट मींस एटॉमिक मास डिफर हो, अलग अलग हो, उसी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ऐसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स दिखते हैं, इसलिए समस्थान है, सेम स्थान वाले हैं, ठीक? अब जरा देखो कि ये आइसोटोप्स
इसको अगर मैं इनकी टेबल में फिट करूं तो देखो ये भार के बढ़ते हुए क्रम में है, ये भार के बढ़ते हुए क्रम में है और हमने इनका लॉ देखा, ये कहते हैं कि जो तत्व हैं उनको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए, भार के बढ़ते हुए क्रम में लगा दीजिए। तो उसी के बेसिस पे यदि मैं आइसोटोप को इनके पीरियोडिक टेबल में फिट करूं, इनकी आवर्त सारणी में इन आइसोटोप को समस्थानिक को फिट करूं, तो आप देखोगे वहां पे 3 अलग-अलग ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, 3 ऐसे-ऐसे अलग-अलग वर्ग बन जाएंगे और ऐसे सोचो हर एलिमेंट अगर हर पदार्थ आइसोटोप बनाता हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1 जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, ये ड्यूटेरियम होता है और ये ट्रिटियम होता है। तो समझो ऐसे तो कितनी बड़ी वो पीरियोडिक टेबल बन जाएगी कि उसमें इतने सारे ग्रुप आपको बनाने पड़ रहे हैं अलग-अलग। तो ये बड़ी मुश्किल आई कि भाई आइसोटोप की पोजीशन ये फिक्स नहीं कर पाए, आइसोटोप्स का स्थान पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स का भार अलग-अलग है, एटॉमिक मास अलग-अलग है और अगर उनका परमाणु भार अलग-अलग है तो उनके लिए अलग-अलग ग्रुप बनाए जाएंगे। और सोचो ऐसे एक एलिमेंट के, एक तत्व के बहुत सारे आइसोटोप अगर मिलते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है ना? कितने सारे ऐसे ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अब जिनको ग्रुप का नहीं पता तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में आपके पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। ठीक है, काफी टाइम बाद जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पता है काफी चीजें हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो बच्चों इसको हम कहते हैं ग्रुप। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो ग्रुप, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उसको पीरियड कहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कार्बन के 3 आइसोटोप हैं तो उसके लिए 3 ऐसे ग्रुप बन जाएंगे क्योंकि हमें भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। और कार्बन के अगर 3 आइसोटोप हैं, 3 समस्थानिक हैं, तो तीनों का परमाणु संख्या सेम है बट परमाणु भार अलग-अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग-अलग है। तो अगर मास अलग-अलग है तो तीनों के लिए अलग-अलग ग्रुप बनेंगे। तो सोचो ये पीरियोडिक टेबल, ये जो आवर्त सारणी है कितनी बड़ी हो जाएगी, है ना? तो ये कुछ खामियां हैं कि आइसोटोप्स की पोजीशन को नहीं बता पाए। कुछ अच्छा काम है तो ऑब्वियस बात है, ह्यूमन, हम इंसान अगर किसी ऑब्वियस बात है रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम रिसर्च जब करते हैं तो पुरानी वाली चीजों में कुछ ना कुछ खामियां आती हैं। ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। ठीक है, और जब खामियों का जो लिमिटेशंस हैं उनका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो एक नई थ्योरी बन जाती है। यही तो होता है। चलिए खैर, फोर्थ फोर्थ को समझते हैं। ये नहीं बता पाए कि क्या कारण रहा होगा इस आवृत्ति का, दैट मीन्स पीरियोडिसिटी का क्या कारण रहा होगा, ये डिफाइन नहीं कर पाए कि आवृत्ति जो पीरियोडिसिटी है ये किस तरीके से फॉलो हो रही है ना? क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि इससे पहले हमने देखा एनामोलस पेयर हो रहा है। ये एनामोलस पेयर क्यों हो रहा है? तो उसका एक सिंपल सा रीजन यही दिया कि नियम के अनुसार नहीं चल रहा है ये पेयर, ये जोड़ा। क्या इसका रीजन दिया गया? तो उन्होंने ये कहा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, कौन से गुण, फिजिकल और केमिकल, दैट मीन्स इसके भौतिक और जो रासायनिक गुण हैं वो सेम है, इसलिए मैंने कर दिया। बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट रीजन, ये सही रीजन नहीं था। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, लास्ट, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स। कुछ लेंथेनाइट्स इनके टाइम पे मिल गए थे। ठीक है, अब जिनको ये नहीं पता लेंथेनाइट्स क्या है तो वेट कीजिए, अभी समझेंगे। तो पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट इज नॉट फिक्स। ठीक है, ये भी उस टाइम पे फिक्स नहीं थी। ठीक है, खैर मेन क्वेश्चन कहां से आता है मैं आपको बता चुका हूं, यहां से पूछता है जनरली स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर आ गया कि बता दो क्या खामियां हैं इसमें से मेंडलीव की, तो स्टेटमेंट आपको, मुझे पता है अगर ये 5 पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्लियर है? बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, बट हाँ मेरा काम है क्रोनोलॉजी आपको समझाना। ठीक है, तो इसलिए जस्ट इन चीजों को समझाते हुए चल रहा हूं। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की ओर। क्यों हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया? तो मैंने आपको बताया कोई नया लॉ इसलिए बनता है क्योंकि पुराने वाले में कुछ ना कुछ खामियां होंगी। खामियां हमने देखी कि भाई अब तक जितने भी बहुत सारी टेबल्स आई, इसके अलावा देखो और भी टेबल्स बनाई गई, तो उन टेबल्स में कहीं ना कहीं खामियां आई। ठीक है, और उन खामियों का एक सॉल्यूशन मिल जाए, परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए, उसी के लिए हमने क्या करा, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया। ठीक है, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, इसे हम मॉसले पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या मॉसले पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी अब है उसको हम मॉसले की आवर्त सारणी भी कहते हैं, उसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं मतलब ये सेम ही वर्ड है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, पूरा अच्छे से जो पीरियोडिक टेबल आपका बनाया गया उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मॉसले लॉ। क्या मॉसले ने कहा? ठीक, इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर एक्स रेस, आपको पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी एक्स-रेज, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं उसके जनरली 7 पार्ट होते हैं जिसमें सबसे हाई एनर्जी वाला होता है कॉस्मिक रेस, उसके बाद गामा रेस, देन एक्स-रेज, देन अल्ट्रावायलेट आता है, देन यूवी आता है, अल्ट्रावायलेट यूवी के बीच में विजिबल आता है, फिर उसके बाद आईआर आता है, इंफ्रारेड आता है, फिर माइक्रोवेव आता है और लास्ट में रेडियो वेव आता है। तो ये 7 पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, उसमें से एक है एक्स-रेज।
इन्होंने क्या करा, एक्सरेज वर्सेस एटॉमिक नंबर का एक ग्राफ बनाया। परमाणु संख्या, मैं भार नहीं कह रहा, नंबर कह रहा हूं, ठीक है, एटॉमिक नंबर कह रहा हूं, परमाणु संख्या कह रहा हूं। तो एक्सरे और एटॉमिक नंबर का एक ग्राफ बनाया, इनके बीच में ग्राफ बनाया, इनकी कंपैरेटिव स्टडी करी, ठीक है। कैसे स्टडी करी, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को जानते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना, मेन बात बस समझने की एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा, अगर आया कि क्या है मोजले लॉ, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, जनरल लिखा होगा, सिंपल सा आप देखेंगे और पहचान जाएंगे क्या है। इन्होंने एक हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी ऊर्जा बहुत अधिक थी, हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एलिमेंट लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रॉन लिखना है मुझे, ठीक है। आजकल थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा हो गया मुझे लगता है, इसलिए थोड़ा सा माइंड जो है स्टेबल नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा 11th-12th सब पे वर्क चल रहा है, ग्रेजुएशन वगैरह पे भी वर्क चल रहा है, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है, नोट्स खुद से प्रिंट करने होते हैं, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा स्टाफ एज सच नहीं है मेरे पास, तो सब कुछ खुद से करना होता है, इसीलिए आपको मैं प्रिंटेड नोट्स नहीं दे पा रहा, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ। आई थिंक ये बेस्ट होता है सबसे कि हैंड रिटन आपको दिया जा रहा है, प्रिंटेड का एक अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए हैंड रिटन है, और हैंड रिटन नोट्स का अपना एक अलग बेनिफिट होता है, ठीक है। हमने अप्रॉक्स 27 पेज में आपने देखा होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कर लिया, 27 पेज हैं, और आपको पता है मैं थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ पेज पे, तो मान के चलिए अगर एज सच वो 10 से 12 पेज में ही नोट्स बनते हैं, ठीक। खैर आते हैं वापस से, तो हाई इलेक्ट्रॉन्स, मैं बोलूं हाई एनर्जी वाले, अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की इन्होंने क्या करी, बम्बार्टमेंट करी। बम्बार्टमेंट का मतलब टकराया, एक तरीके से छोड़ो, सोचो कि जैसे बम फेंकते हैं, सेम उस तरीके से धमाका करे। तो हाई बीम के, हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या करा, किसी तत्व, किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसके ऊपर मारना शुरू करा, ठीक है। और उन्होंने देखा जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट से टकराते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट से टकराते हैं, ठीक है, तो यहां से टकराने के बाद एक एनर्जी निकलती है, एक ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा, वो जो ऊर्जा है, ऑब्वियस बात है अगर उसको आप मैच करेंगे तो ऊर्जा एक्सरेज होती है, समझना भाई, ऑब्वियस बात है अगर दो चीजों को टकरा रहे हो तो वहां से ऊर्जा निकलेगी, चाहे वो लाइट की फॉर्म में निकल रही हो, है ना, चाहे वो हीट की फॉर्म में निकल रही हो, तो यहां से भी ऊर्जा निकल रही है, और वो ऊर्जा की जब फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को मैच किया गया, तो बच्चों वो फ्रीक्वेंसी एक्सरेज से मैच खा रही है, ठीक है। तो यही है एक्सरे वर्सेस एटॉमिक नंबर का रिलेशन। हाई बीम के इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट्स पे टकराया, टकराने के बाद ऑब्वियस बात है वहां से ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी की जब फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, आवृत्ति मैच करेगी, तो वो एक्सरे रीजन से मैच खाई, ठीक है। अब इन एक्सरेज को समझा, अब इन्होंने क्या करा, अलग अलग एलिमेंट्स लिए और उनकी एक्सरे फ्रीक्वेंसी को मैच किया, ठीक है। एक्सरे फ्रीक्वेंसी को मैच किया, तो उन्होंने पता लगाया, इनको पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, हिंदी में बोलता हुआ चल रहा हूँ, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी ऑब्वियसली नोट्स बना रहे होंगे, तो हैंड टू हैंड नोट्स भी बनाइएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, आवृत्ति है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समान अनुपाती है, किसके, एटॉमिक नंबर के, परमाणु संख्या के। ये इनका आउटकम रहा, यही है मोजले का नियम। इन्होंने देखा जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो समान अनुपाती है परमाणु संख्या के। जैसे जैसे परमाणु संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, उसको अलग अलग एलिमेंट्स को रख रहे हैं और उनको परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में हम रख रहे हैं, और बार बार उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट करके देख रहे हैं, तो हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, परमाणु संख्या को बढ़ाया जा रहा है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं समान अनुपाती का मतलब यही होता है कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, आवृत्ति भी बढ़ेगी। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी है किसकी, ये फ्रीक्वेंसी एक्सरेज की है, क्योंकि कौन सी रेज निकल रही है, एक्सरेज यहां से निकल रही है, ठीक है। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है एटॉमिक नंबर बढ़ाने पर, ठीक है। तो इन जनरल इन्होंने जो बात कही कि फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट जो है, ठीक है, ये बराबर आएगा ए जेड माइनस बी के, ए जेड माइनस बी के, जहां पे ए और बी जस्ट नंबर्स हैं, ये नंबर को चेंज करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे चेंज करते हैं उस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना डीप में नहीं जाना है, मेन बात मोजले लॉ क्या है इतना हमें समझना है, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, आप ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जेड ए माइनस बी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति हो जाएगी। ये इसके लिए फॉर्मूला है, अगर मान लो एग्जाम में फॉर्मूला भी लिखा आ गया तो फॉर्मूले को भी हम कोरिलेट करेंगे। न्यू क्या है, न्यू आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम न्यू कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, तो आवृत्ति बराबर कितना है, ए जेड माइनस बी। अच्छा जेड क्या है, जेड क्या है, यही है आपका एटॉमिक नंबर, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जेड परमाणु संख्या होती है, इसके बारे में हम लास्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं। जेड का यूज भी किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में 2-3 जगह पे, जहां पे याद कीजिए हमने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाला था, या फिर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाली थी। और जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे लिखने से भाई आपका ही रिवीजन होगा, अगर आप एक बार लिखते हैं तुरंत आपको याद आएगा, हमने पढ़ा था, तुरंत उसको लिखेगा, आपका रिवीजन एक बार तुरंत नहीं हो जाएगा, हाँ ये फॉर्मूला में याद है, ऑन द टिप्स है, ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर है बच्चों। अगर इस इक्वेशन को, इस समीकरण को अगर मैं सरल रेखा से कंपेयर करूं, तो y इक्वल टू
आप जानते हैं सरल रेखा कितना होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। सरल रेखा की जो समीकरण होती है वो यही होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली आगे टेबल बन रही है, मैं यहां बनाता हूं। तो जब इसका ग्राफ बनेगा, मान लीजिएगा ग्राफ आ गया एग्जाम में, तो बस ग्राफ भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो ग्राफ है देखो, y को कंपेयर करो तो y एक्सिस पे, y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट, आवृत्ति का अंडर रूट, वो रख दिया। x एक्सिस पे क्या रखूंगा, देखो m होता है स्लोप, m होता है स्लोप, और स्लोप क्या है हमारा, a है। ठीक, x क्या है, x हमारा z है, z मतलब एटॉमिक नंबर है। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ ले कि मॉसले लॉ में जो आप ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में बनता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये बनता है फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट और जेड के बीच में, जेड क्या है, परमाणु संख्या, इसके बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ रफ करके, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैं जेड बना देता हूँ। जेड क्या है, परमाणु संख्या है। तो फ्रीक्वेंसी और जेड का जब भी ग्राफ बनता है तो बच्चों ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, ये देखो, ये देखो। अब देखो, ये आप जानते हैं, ये वाला अक्ष y एक्सिस होता है और ये वाला एक्सिस x होता है। आप जानते हैं y ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर y होता है प्लस, और आप जानते हैं नीचे की ओर होता है माइनस। क्यों मैंने ये y को, देखो इस लाइन को अगर आगे बढ़ाया तो माइनस पे आ रही है, इसके पीछे का रीजन है इसका जो c को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट, अब हिंदी में क्या कहते हैं एग्जैक्टली मैथ का इतना मुझे डीप में आइडिया नहीं है, बट इंटरसेप्ट का मतलब समझिएगा। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, ये लाइन का झुकाव कैसा है, स्लोप मतलब हो गया लाइन का झुकाव। देखो लाइन ऐसे झुक रही है, ये हो गया इसका स्लोप। कोई हिंदी माध्यम से है तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा कि स्लोप का हिंदी में क्या मतलब होता है, पर सिंपल सी भाषा में स्लोप होता है झुकाव, जो हिंदी माध्यम वाले हैं उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे लाइन y एक्सिस को टच करेगी, वो पॉइंट जहां पे स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा y एक्सिस को टच करेगी। तो हमने देखा भाई इसका c इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है। देखो यहाँ c b माइनस है, मतलब नेगेटिव है। तो अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो डेट मींस ये जो लाइन है y एक्सिस को नेगेटिव में टच करनी चाहिए। तो देखो ये ओरिजिन है, नीचे की ओर y नेगेटिव होता है तो ये कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी। अगर इंटरसेप्ट 0 होता तो लाइन ओरिजिन से चलती, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता तो लाइन यहाँ ऊपर की ओर ज्वाइन कर रही होती। ठीक है, फिर से समझ लो, अगर इंटरसेप्ट c 0 होता तो लाइन यहाँ ओरिजिन से चलती, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता तो ये लाइन और ऊपर से देखो यहाँ से जाती। ठीक है, ये लाइन यहाँ से जा रही। क्लियर है बात, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। तो ये हमारा जो ग्राफ है ये भी आपको ध्यान रखना है किसके बीच में बनता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हमने देखा मॉसले लॉ का आउटकम ये निकला कि फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर आपस में कोरिलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर आपस में कोरिलेट करते हैं, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समान अनुपाती होते हैं। तो इसीलिए मोजले ने कहा, अकॉर्डिंग टू द मोजले ने कहा कि आप जो एटम है, जो परमाणु है, या मैं बोलूं एलिमेंट्स हैं, इनके लिए सबसे बेसिक नियम ये होगा, अगर आप इनको पीरियोडिसिटी में लगाना चाहते हैं, पीरियोडिकली लगाना चाहते हैं, एक आवृत्ति में लगाना चाहते हैं, तो आप एटॉमिक मास को भूल जाइए। मतलब एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को किसने कहा, एटॉमिक मास को अभी हमने पढ़ा मेंडलीव ने कहा, एम फॉर मेंडलीव, एम फॉर मास। ठीक है, तो मेंडलीव ने कहा कि भाई एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, बट इन्होंने कहा एटॉमिक मास को भूल जाइए। एटॉमिक मास एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी भी तत्व की अगर सबसे सिंपल प्रॉपर्टी बोलूं वो मास नहीं होती है। वो कौन होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट वो एटॉमिक नंबर होगा। वो कौन होगा, एटॉमिक नंबर। दैट मींस अगर आपको पीरियोडिसिटी चाहिए तो आप क्या करिए, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मोसले का नियम क्या है कि भैया परमाणु भार भूल जाइए। मेंडलीव ने कहा भाई परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, बट मोसले ने कहा भाई परमाणु भार एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में ना लगाइए। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, उसमें क्या पता चला, जो आवृत्ति है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। तो अगर किसी भी एलिमेंट को आपको पीरियोडिक होते हुए देखना, या एलिमेंट्स को, एक एलिमेंट तो पीरियोडिक नहीं होगा, एलिमेंट्स आपस में पीरियोडिक होंगे, तो अगर एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी पे आपको लगाना है, पीरियोडिक में आपको लगाना है, तो उनको क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर के, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो अगर मॉसले का लॉ क्या आएगा, सिंपल ये पूछेगा मॉसले का नियम इसमें से किसको दर्शाता है, तो किसको दर्शाएगा, एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में आपको तत्वों को अरेंज करना है। परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में आपको तत्वों को अरेंज करना है। एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ध्यान रखिएगा। तो उसी के बेसिस पे ये जो टेबल है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, या फिर मॉसले पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, या सिंपल पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं, है ना, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। ठीक है,
तो ये लॉन्ग फॉर्म में आप देख लीजिए, सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर उसके बाद है हीलियम, फिर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। दैट मीन्स ये सभी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। और इसके बाद कुछ और कहानियां हम जानते हैं भाई। ये जो पहले वाले ग्रुप हैं आप जानते हैं, अभी बताया टॉप से बॉटम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, इनको हम ग्रुप कहते हैं। और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की ओर जा रहे हैं, इनको हम पीरियड कहते हैं। तो ग्रुप और पीरियड का कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। हाँ, और जिनको और डीप पे पढ़ना है तो क्लास 11th के लिए भी मैं एक पूरा एक ही पूरा क्लास 11th का टॉपिक, मतलब जितना भी है ये चैप्टर नंबर 2 है एक्चुअली क्लास 11th का, तो ये एक ही क्लास में मैं पूरा करा दूंगा, ठीक है। तो जिनको और डेप्थ में देखना है वो क्लास 11th में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे डेप्थ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नीट जेई लेवल वाला लेके चलूंगा, एनसीईआरटी बेस्ड, बट हाँ नीट जेई लेवल तक का उसको लेके चलूंगा। तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, वो जल्दी अपलोड हो जाएगा अभी कुछ दिन में, वर्किंग है, ठीक है। अकेला काम करने वाला बहुत सारा काम है, तो इसलिए अभी रायता फैला हुआ है, तो अब इस पर वर्किंग है, ऑन वर्किंग है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिनको और डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। बट हालांकि ये भी काफी आपको पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बच्चों, ये पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म है। इसमें ये ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप होते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर ग्रुप कहे जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर उसको हम पीरियड कहते हैं। ये बात यहाँ लिखिए, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 होता है इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक। और इसमें इस वाले को S1 कहते हैं, S2 कहते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ये वाला जो ग्रुप होता है हम सभी जानते हैं, इसको हम डी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें 3 से लेकर 12, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 13 से लेकर 18 ये आपका ग्रुप नंबर होता है, कौन सा, पी ब्लॉक, मतलब पी ब्लॉक का एक ग्रुप होता है, ठीक है। 13 से 18 ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें आप जानते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, ये D1 से D10 होते हैं, क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए D10 तक जाता है। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए P1 P2 P3 P4 P5 और P6 तक आप जाएंगे। ऐसे ही S1 से लेकर S2 यहाँ पे। इसके बाद ये है लेंथेनाइड, जिनको हम 4F सीरीज भी कहते हैं, और ये एक्टिनाइड जिसको हम 5F सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। इनका एक और नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है। और डी ब्लॉक वाले को आपको पता है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, ठीक है। तो ये सब कहानी आप जानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व हो गए, और ये अंत है संक्रमण तत्व हो गए, 4F और 5F। ये आपका पीरियोडिक टेबल जनरली होता है, जो आप जानते हैं, लॉन्ग फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को आगे समझते हैं। चलिए, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा तत्व किस ब्लॉक का है, तो मैं आपको बता चुका हूं। उसके लिए आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। पिछले चैप्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा चुका हूं। जो बच्चे नहीं सीख के आए हैं तो प्लीज एक बार पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी अपने आप हो जाएगी। जिनको आता है इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। जिनको नहीं आता थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ। एस ब्लॉक हमने देखा था, एस ऑर्बिटल हमने देखा था। ब्लॉक से पहले मैं ऑर्बिटल की बात करूंगा, ब्लॉक तो पूरा ब्लॉक हो गया है ना, गट्ठा उसका, इकट्ठे एलिमेंट्स। खैर, एस ऑर्बिटल की बात करूंगा। एस ऑर्बिटल हम जानते हैं एक ऑर्बिटल होता है और उसमें मैक्सिमम मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन भर पाता हूँ। हमने देखा था पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर पाता हूँ। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। मुझे बता दें, वो 5 ऑर्बिटल मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कराए थे, एक कराए थे बिटवीन द एक्सिस, एक कराए थे ऑन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस में कौन कौन थे जल्दी से बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे। और ऑन द एक्सिस कौन थे ये भी आप कमेंट में लिख के बताएंगे। तो याद कीजिए, बिटवीन द एक्सिस सोचिए कौन कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। सेफ्स बताई थी, सेफ्स भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये ऑन द एक्सिस है, और डी जेड स्क्वायर ये भी ऑन द एक्सिस है। डी जेड स्क्वायर को एक और तरीके से लिख के बताया था, डी जेड स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर डेप्थ में ज्यादा जाएंगे तो, अदरवाइज इतने डेप्थ में नहीं जाने चाहिए। जनरली लेवल 4 की वैकेंसी है तो इतने डेप्थ में नहीं जाने चाहिए, जस्ट बेसिक आपसे पूछे जाने चाहिए। इसलिए सिलेबस भी मुझे लगता है वेल डिफाइंड नहीं, ठीक है ना, बस एक एक लाइन करके सिलेबस आपका दे रखा है। खैर, डी में मैक्सिमम 5 ऑर्बिटल होते हैं, आप जानते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे, 7 ऑर्बिटल होंगे और उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलो बता दो, इन फ्यूचर अगर कोई ऑर्बिटल आई आ गया, मतलब और तत्व आपने प्राप्त कर लिया, मान लीजिए आप में से कोई महान और साइंटिस्ट बना, ठीक है, ये मजाक की बात नहीं, सच बोल रहा हूँ कि अगर आप में से कोई महान साइंटिस्ट बना और फ्यूचर में इतने एलिमेंट डिस्कवर कर लिए कि अगर आई ऑर्बिटल की जरूरत पड़ गई, तो आई के कितने ऑर्बिटल होंगे ये बताना, और कितने उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ये बताना है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। और याद कीजिए, इसके लिए फॉर्मुला भी बताया था कि किसके कितने ऑर्बिटल होंगे, इसके लिए फॉर्मुला बताया था 2l+1, वहीं से ये सारी टर्म निकली है, जो कि एल की वैल्यू 0 1 2 3 चलती है। मैं आपको बता चुका हूँ, सारी कंडीशंस बता चुका हूँ, एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, याद है हमने एक फंडा पढ़ा था ऐसे करके, एस एस, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, है ना। देखो एस जो रिपीट होगा 2 बार होगा, एस दो एस है तो एस एक बार रिपीट हुआ, फिर पी एस है तो पी एस रिपीट हुआ, फिर ऐसे ही आप डी पी एस है ना, डी पी एस,
फिर अगर दोबारा से रिपीट करेंगे डीपीएस, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका था, याद कीजिए। फिर पढ़ाया था एफडीपीएस, फिर ऐसे ही पढ़ाया था एफडीपीएस, याद है। चलिए एस एस सबसे पहला ऑर्बिटल फर्स्ट सेल का आता है, 1 का एस, 1 का एस हो गया तो अगला 2 का एस चलेगा, ठीक है। चलिए बताइए 1 का पी क्यों नहीं होता, ये सब बता चुका हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद कीजिए, 1 का पी ऑर्बिटल क्यों नहीं होता, तो पहला पी ऑर्बिटल 2 का आता है, फिर 2 का एस हो चुका है, 3 का आएगा ऑब्वियस, फिर आएगा 3 का पी, फिर आएगा 4 का एस, पहला डी 3 का आता है, तो बताइए फर्स्ट सेल और सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल क्यों नहीं होता, ठीक है। तो थर्ड का डी आ गया, ये आ गया 4 का पी, ये आ गया 5 का एस, ये आ गया कौन सा 4 का डी, ये आ गया 5 का पी, ये आ गया 6 का एस। पहला है 4 का आता है, तो मुझे बताएंगे थर्ड फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल इनमें एफ ऑर्बिटल क्यों नहीं होता। खैर आगे देखेंगे। तो यहाँ हो गया क्या, 4 का डी हो गया, 5 डी आएगा, 6 पी आ जाएगा, 7 एस आ जाएगा, ठीक है। अगला 5 एफ होगा, देखो डी हो चुका है ऑलरेडी 5 का, तो 6 डी आएगा, पी हो चुका है 6 का, तो 7 पी आएगा, और ये 8 ऐसा आएगा। बहुत सरल सी बात है, आपको ध्यान में रखना। 1 मिनट रुक जाइएगा बस, थोड़ा सा पंखा एसी चला लूं, गर्म बहुत ज्यादा हो रखा है। 1 मिनट दीजिएगा बस। ओह लाइट ही गई, मुझे लगा एसी वैसे बंद हो गया, सॉरी। चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर 1 से ले लीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, इतनी बात तो हमें याद होती है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है और प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। तो ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 1 है, दैट मींस इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। जितना परमाणु संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। 1 मिनट दीजिए बस। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये है कि आप रेगुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करने को ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएगा, 1s में। एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में भर जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन s में भर गया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया 1s1, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बन जाएगा, 1s1। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। और मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी को आता होगा क्योंकि ग्रेजुएशन की है, बट मुझे पता है अब भी बहुत बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समस्या रहती है, तो वही चीज हम जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 1s1। तो हमने देखा इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और वो s में आ गया। दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन है, s ब्लॉक में आ गया, s ऑर्बिटल में आ गया, तो इसीलिए हम हाइड्रोजन को s ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कौन से ब्लॉक का तत्व है, हाइड्रोजन s ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन कहां भर जा रहा है, s ऑर्बिटल में भर जा रहा है, इसलिए उसको हम s ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। इसके बाद आगे समझिए कि इसको हम s1 कह रहे हैं, तो इसका ग्रुप कौन सा होगा जी, व्हाट इज द ग्रुप नंबर, ग्रुप की संख्या क्या होगी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसके s में 1 है, और अभी आपको पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में समझाया था कि भैया ये S1 कौन होता है, ग्रुप नंबर 1। देखो ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 18 ग्रुप होते हैं, पहली बात। फिर 1 से लेकर 7 पीरियड होते हैं, ध्यान में रखना, मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे देखो 18 ग्रुप बने, गिन लीजिएगा, लिखा भी है 18। और पीरियड जो लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, ये टोटल 7 होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये जनरल छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि बता दो 1s1 है, तो इसका कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा। तो बेटा ये जो पहला नंबर लिखा है, इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ये मुख्य क्वांटम संख्या ही पीरियड को डिफाइन करती है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या ही पीरियड का नंबर बताती है। और ये जो s है, s1 है, तो s1 मतलब ग्रुप 1 है, s2 होगा तो ग्रुप 2 होगा, ठीक। ग्रुप 3 में कौन आता है, डी ब्लॉक, भैया डी ब्लॉक आ रहे थे, डी ब्लॉक D1 हो जाएगा, ऐसे ग्रुप 4 में D2 हो जाएगा, ऐसे ही सो ऑन। ग्रुप 13 में कौन होगा, P1 होगा, P1 है ना। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लो मुझे निकालना है सोडियम, सोडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 11 एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या इसकी 11 है, तो मुझे पता है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देना। किसमें फिलिंग करना, यहाँ पे फिलिंग करना। ये क्या है, अबाउ रूल है, बस उसको मैंने सिंपल ऐसे तरीके से लिख दिया। क्या इसका रीजन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दे चुका हूँ, ठीक है। तो आप समझिए बात को, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बनेगा,
भाई एस में मैक्सिमम 2 भर सकता हूँ तो 1s2, ये भी ऐसे तो उसमें मैक्सिमम 2 भर सकता हूँ, पी में मैक्सिमम 6 भर सकता हूँ, तो ये हो गए 10 और 11 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ आ गया। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने कर दी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया देखो जल्दी से, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब सेम क्वेश्चन कि सर बताइए सोडियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसका भी जो इलेक्ट्रॉन है वो s1 में आ गया, तो दैट मींस ये भी s ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक का एलिमेंट है। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आएगा, या सेल की जगह में से सब सेल कह सकता हूँ, या फिर मैं और प्यारा वर्ड कह सकता हूँ कि ऑर्बिटल में आया, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहा हूँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आएगा, जिस ऑर्बिटल में आएगा, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ एस में आया तो एस ब्लॉक का एलिमेंट बन गया। क्लियर है बात। अब सेम बात कि सर इसका ग्रुप बता दो, तो S1 वाले को ग्रुप 1 कहते हैं। इसका पीरियड बता दो, तो मैंने बताया जो पहले संख्या लिखी है यही इसकी पीरियड नंबर है, यही इसका पीरियड नंबर है और यही इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा इसका, 3 है, तो ऑब्वियस बात है थर्ड आपके पीरियड का एलिमेंट बन जाएगा। बहुत सरल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं, चलिए अब मैं पूछता हूँ सल्फर पूछ लेता हूँ 16, जल्दी से बताएंगे। 16 है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 16 है, तो उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन है। और जो बच्चों को ये आता है चाहे तो वो स्किप कर सकते हैं और लास्ट वाला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। कौन सा पार्ट देखना है लास्ट वाला, हालांकि मैं इसमें अभी कुछ कंफ्यूजन वाली टर्म है उनको भी क्लियर करूंगा, ठीक है ना। बट ये अगर आता है तो उसको 2x पे या थोड़ा स्पीड में करके आप देख सकते हैं। लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बोला था जो कमेंट्स में बच्चों के डाउट है वो मैं लेके चलूंगा, तो उसका भी वेट कीजिएगा। खैर, तो 16 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 10 और यहाँ 2, s में मैक्सिमम 2 भर सकता हूँ, 12, 12 और कितने भरने हैं, ऑब्वियस बात है 4 और भरने हैं, तो मैं यहाँ पे 4 भर दूंगा, तो ये बन गया 3p4। ध्यान से सुनिएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो p में आ रहा है, p4, और p4 हमारा कौन सा ग्रुप बनता है, ये ग्रुप नंबर हमारा 16 बनता है, ग्रुप नंबर 16 p ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, ये ऑक्सीजन फैमिली का हो गया, ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर आता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार जल्दी से पीरियोडिक टेबल को देख लो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, ये देखो ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर हो गया हमारा कौन सा, 16, 16, इसमें देखो सल्फर आ रहा है, सल्फर आ रहा है, तो ग्रुप नंबर 16। देखो ये p1 है, ये p2 होगा, p3 होगा, दैट मींस ये ग्रुप नंबर 16 p4 होगा, तो p4 जिसका भी आ रहा है वो सब ग्रुप नंबर 16 में होगा। बट अब क्वेश्चन ये मिल गया कि ग्रुप है, अब पीरियड पता करो, पीरियड देखो उसका, पीरियड नंबर 3 है, ये देखो थर्ड पीरियड में आ रहा है, ये देखो यहाँ, ये देखो सल्फर यहाँ आ रहा है, थर्ड पीरियड में आ रहा है ना, थर्ड पीरियड में आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सल्फर की ये कहानी हमने देखी, ठीक है, तो मैं इसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर भी लिख सकता हूँ। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, कोई सा भी ले लो, पर मैं स्कैंडियम ले लेता हूँ। एटॉमिक नंबर 21, परमाणु संख्या 21। ठीक है, परमाणु संख्या 21, तो 21 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 21 ही प्रोटॉन है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये बहुत सरल सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, जितना परमाणु संख्या उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही प्रोटॉन की संख्या। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। चलिए भरते हैं 21 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक हमारे हो गए थे कितने, 12। अब यहाँ पे 6, 18, क्योंकि पी में मैक्सिमम 6 भर सकता हूँ, 18 और 2 20, कितने भरने, 21। तो 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, देखो डी में आ गया, कहाँ आ गया, डी में आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आगे बना 4s2, फिर बना 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, डी ब्लॉक में आ गया, तो दैट मींस ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट बना, डी ब्लॉक का बना। इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था जब भी आप इसको लिखते हो बढ़ते हुए क्रम में लिखने की आप जरूरत करें, दैट मींस आप देखो इसको अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा कैसे लिखूंगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d1, 4s2। ध्यान से सुनिएगा कि आपने 3d, हालांकि अकॉर्डिंग टू द रूल कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आएगा, बट इसको सेल के बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना। देखो कक्षों के बढ़ते हुए क्रम में कि पहले मैंने फर्स्ट सेल लिखी, देन उसके बाद सेकंड सेल लिखी, देन उसके बाद देखो ये यहाँ तक ये थर्ड सेल लिखी, उसके बाद फोर्थ सेल लिखूंगा। मतलब ये जो मेथड है ऊपर जो आपने देखा है, इस मेथड से आपका आंसर सही आ जाएगा, बट सेल के बढ़ते हुए क्रम में लगा लेना, ठीक है। इसके बाद याद कीजिए, लास्ट समझा चुका हूं कि इसको हम नोबल गैस के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। नोबल गैस के रेस्पेक्ट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बोलूं, रिप्रेजेंटेशन है, कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा, AR 3D1 4s2, ये भी लिखना सिखा चुका हूं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई यहां से लेकर यहां तक आप देखिए 3p6 तक, यहां से लेकर यहां तक, दैट मींस 1 से लेकर 3p6 तक टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, दैट मींस ये एटॉमिक नंबर 18 बन जाएगा। और परमाणु संख्या 18 आर्गन की होती है, और आर्गन एक नोबल गैस, निष्क्रिय गैस होती है,
ठीक है, जीरो ग्रुप का एलिमेंट होता है जिसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, ग्रुप 18 कहते हैं, ग्रुप 18 है ना, ग्रुप 18 फैमिली का मेंबर है। तो नोबल गैस के रेस्पेक्ट में भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। ठीक है, नोबल गैस के रेस्पेक्ट में भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, तो Ar3d1 4s2 भी बन जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम जो मेथड ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, बट बढ़ते हुए क्रम में जरूर लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा नोबल गैस के रेस्पेक्ट में भी लिखने की। ठीक है, चलिए, तो हमें पता चला स्कैनेडियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, ब्रोमीन निकाल लीजिए, एटॉमिक नंबर 35 होता है। एटॉमिक नंबर 35 है तो उसके पास 35 इलेक्ट्रॉन, 35 इलेक्ट्रॉन, 35 ही प्रोटॉन है, बहुत सरल सी बात है। चलिए 35 इलेक्ट्रॉन को भरिएगा, खुद से करके देख लीजिएगा। 1s2 2s2 2p6 ये निकल के आएगा। 3s2 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3p6, ठीक है, 3d10 और ये बनेगा 4s2 और ये बनेगा 4p5। देख लो यहाँ तक आप 36 इलेक्ट्रॉन भर चुके होंगे। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार जल्दी से इस वाले को लास्ट लिख के बता देता हूँ। कैसे, देखो यहाँ तक ये हो गए 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। 20 और 10 हो गए 30, 30 और 5 हो गए 35। ध्यान से सुन लीजिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 3d10 यहाँ तक 3p6 तक 18 हो गए, s में 2 20, 20 और 10 30 और 5 35। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 होता है। 35 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। इसके बाद देखो ये 4p में आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 4p में आया है, 4p दैट मींस ये p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और p में भी कौन सा, p5, p5 मतलब ग्रुप 17। देखो इधर, इधर ये रहा ग्रुप 17, इसमें कहां है ब्रोमीन, ये रहा, ये रहा। इसके बाद ये आया 4p5, देखना जरा ध्यान सुनना, 4p5 मतलब नंबर ऑफ सेल 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। और 4 किसको बताता है, इसके किसको बताता है, पीरियड को बताता है। तो देखो जरा ये ब्रोमीन 4th पीरियड में है कि नहीं, यस ये 4th पीरियड में है, ये देखो ये 4th पीरियड में है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक इतना काफी होगा। और ध्यान रखना जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, पर मुझे पता है भाई गांव पहाड़ से बच्चे बच्चे हैं, ठीक है, इतने रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं उनके पास। तो जिनको आता है ये मत सोचिएगा कि ये बोर कर रहा है, आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उस बच्चे को भी पढ़ाना है जो जिन चीजों को नहीं समझ पाया 11th 12th में। मुझे पता है ये चीजें, सही बताऊं मेरे साथ भी हुई थी 11th 12th में। ये कंसेप्ट मेरे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं थे, ये सब मेरे को ग्रेजुएशन मास्टर्स और जो भी तैयारियां मैंने की हैं उसमें ये सारे कंसेप्ट मुझे क्लियर हुए। ठीक है ना, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट किस हद तक है। ठीक, और गाँव में जहाँ रिसोर्सेज नहीं होते तो उनके पास ये नॉलेज नहीं होती है, तो प्लीज इसको अपने लेवल तक ना सोचें। ये यूट्यूब पे है तो ऑब्वियस बात है सभी के लिए है। ठीक है ना, तो ऑडियंस हर लेवल की है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा और उसको जो जानते हैं स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और जो जानते हैं ऑब्वियस है उनको आता है, तो मुझे जल्दी से बताएंगे कि लैंथनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, लैंथनम एटॉमिक नंबर 57 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइएगा फास्ट, जिनको आता है। जिनको नहीं आता है वो समझो, टेंशन ना लो। ठीक है, फिर बच्चों मैंने ऊपर वाले मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा, और बट मैंने बताया कि बेटा विन्यास करने के बाद ये ना भूल जाना क्या, कि सेल के बढ़ते हुए क्रम में भी लगाना होता है। मतलब पहली कक्ष को लिखूंगा, फिर दूसरे कक्ष को लिखूंगा, देन तीसरे, देन चौथे। देखो ऊपर कहीं भी कक्ष अरेंज नहीं है एक जैसे, है ना, एक जैसे अरेंज नहीं है। देखो 1 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 3 के बीच में 4 भी आ रहा है, देखो 4 के बीच में 5 भी आ रहा है ना, ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। क्यों नहीं है उसके लिए मैं बता चुका हूँ, अब और रूल पढ़िएगा, पढ़ा चुका हूँ, वहां पे मैडलक रूल लगता है जिसकी वजह से ये कंडीशन बनती है। ठीक है, ये सब पढ़ा चुका एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और पढ़ के आए हैं, मतलब यहाँ तक पहुंचे हैं तो डेट मींस आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 4th सेल में आ रहा है, 4p5, दैट मींस p ब्लॉक का एलिमेंट बन गया। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में आ जाए, जिस ऑर्बिटल में आ जाए, वो सी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। दैट मींस ब्लॉक का मतलब समझ में आ गया कि एस ब्लॉक क्या है, कि एस ब्लॉक वो होगा जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में आ जाएगा वो सी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सरल सरल सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, दिमाग में फिट कर लेनी है। क्लियर है, चलिए इसके बाद चलो नेक्स्ट निकाल के बता दो, आयोडीन 53, 53 होता है इसका, मतलब ये 35 से उल्टा ले लिया इसका, 53। चलिए अगर एटॉमिक नंबर 53 है, अब तो मुझे लगता है रट जाना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 53 है, दैट मींस के पास 53 ही इलेक्ट्रॉन है और 53 ही प्रोटॉन है। 53 इलेक्ट्रॉन 53 प्रोटॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 53 है। परमाणु संख्या 53 होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 53, प्रोटॉन की संख्या भी 53 है। तो दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अरे नाम से तो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो करिए 53 इलेक्ट्रॉन को फिल, कहां फिल करना है, ऊपर ये जो फंडा बताया है, ठीक है, यहाँ फिल करना है। तो देखो यहाँ तक हो गए 30, 30 और ये हो गए 36 और 2 38, ये हो गए 48, 48 और 5 होते हैं 53। देखो जरा इधर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है, इसका भी 5p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी पी में आ रहा है, दैट मींस ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने पे लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है। p5 मतलब ग्रुप 17 है, p5 का मतलब क्या है, ग्रुप 17। आ जाओ फिर से देखो, ये रहा ग्रुप 17, ग्रुप 17 क्या इसमें आयोडीन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ये देखो 53, 53 आयोडीन दिख रहा है। ठीक है, क्या ये ग्रुप 17 का है, हाँ है, क्या ये p5 है, हाँ है, p6 है, उससे पहले p5 ही होगा। ठीक है,
अब आयोडीन है, आयोडीन कितना आया था 5p5, दैट मींस इसका पीरियड नंबर 5 होना चाहिए। क्या है देखो इधर, इधर पीरियड नंबर 5 है, यस पीरियड नंबर 5 है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालना आता है तो अगर मान लो कोई आ गया कि ये तत्व, हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अगर पूछेगा, बट हाँ भाई अगर कोई एग्जाम बनता है तो उसमें इजी क्वेश्चन भी होते हैं और हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस तरीके के भी हो सकते हैं कि बता दो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है। ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना एग्जाम कभी भी हार्ड क्वेश्चन से नहीं निकलता, एग्जाम निकलता है सिंपल क्वेश्चन को सही सॉल्व करने से, है ना। मेरिट बनती वहीं से, अगर आपने एक सिंपल क्वेश्चन गलत कर दिया और दूसरे वाले ने ठीक कर दिया, आप मेरिट में वहीं पीछे हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी होगी, सेल के बढ़ते क्रम में लगा लीजिएगा। हमें समझ में आया कि ये बना कितना 5p5 बना, तो 5p5 बना, कहानी हमने देख ली, ठीक है। चलिए इसके बाद मैंने बच्चों लेंथनम ही पूछा, La लेंथनम एटॉमिक नंबर होता है 57। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं और ध्यान से बात को सुनते हैं, और जिनको आता है मुझे पता है उसमें से भी काफी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट खेल ही चेंज हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत बेकार है, इसमें अलग-अलग नियम चलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि केमिस्ट्री में नीला डालो तो काला निकल जाता है, ये डालो तो वो निकल जाता है, तो भैया वो लोग केमिस्ट्री नहीं समझते हैं, वो केमिस्ट्री की आत्मा को नहीं समझते हैं। ध्यान रखना, मेरा सब्जेक्ट है इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। आत्मा को क्यों नहीं समझ रहे हैं? रीज़न देता हूँ। केमिस्ट्री इज़ अ लिविंग सब्जेक्ट है। दैट मीन्स जैसे हम अलग-अलग प्राणी हैं, तो हमारी अलग-अलग विशेषताएँ हैं, ऐसे ही हर एक एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट की खुद की विशेषताएँ हैं, तो सारे रूल, जितने रूल हैं, वो एक एलिमेंट पे नहीं लग सकते। दैट मीन्स अगर मैं आप ही लोगों पे लगाने लगूँ, आप अगर क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से मुझे पता है कुछ ही बच्चे होंगे जो सुबह 5 बजे उठते होंगे, ठीक है ना? जल्दी उठते होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे। बाकी लेट वाले भी हैं, जल्दी वाले भी हैं, कुछ हो सकता है इससे जल्दी उठते हों। कुछ हो के साथ ऐसा होता होगा कि जो 5 बजे सोते होंगे, रात भर भी पढ़ते होंगे, 5 बजे सोते होंगे या फिर जो भी क्रिया है वो करते हो, ठीक है? तो हर जैसे हर एक भैया इंसान की प्रवृत्ति अलग-अलग है, नेचर अलग-अलग है, वैसे ही हर एक एलिमेंट की प्रवृत्ति अलग-अलग है। तो सारे रूल भैया एक जैसे रूल सब पे नहीं लगा सकते। सारी उँगलियाँ बराबर नहीं है, सबके लिए अलग-अलग रूल हैं। तो वही केमिस्ट्री है, लिविंग सब्जेक्ट है। जैसे इंसान लिविंग है, वैसे केमिस्ट्री भी लिविंग सब्जेक्ट है। मैं किसी और सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं अपने सब्जेक्ट की बुराई नहीं सुन सकता। कारण यही है कि भाई एक तत्व को पढ़ना है तो उसकी कुछ और प्रॉपर्टी होगी, दूसरे तत्व को पढ़ना है तो कुछ और प्रॉपर्टी होगी। दोनों की प्रॉपर्टी को एक साथ मैच नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी मिल रही हो, जैसे हम इंसान हैं, तो हम खाते हैं, बोलते हैं, है ना? जनरली खाता तो जानवर भी, बट हाँ, खाते हैं, बोलते हैं, है ना? लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं। एक प्रॉपर्टी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच खा रही हैं। बट हाँ, कोई कंप्यूटर तेज़ चला सकता है, कोई धीरे चला सकता है, तो कंपेयर तो मैं कर ही नहीं सकता ऐसे। तो वही चीज़ है इस सब्जेक्ट के साथ भी। तो प्लीज़ इसको भी ध्यान से सुनिएगा, जो लोग इस सब्जेक्ट का मज़ाक उड़ा देते हैं कि काला डाला पीले कर दो। नहीं भैया, लिविंग सब्जेक्ट है। जैसे लिविंग इंसान को जानना होता है, बैठ के उसके पास उसके हाल-चाल पूछने होते हैं, ऐसे ही ये सब्जेक्ट है। हाल-चाल पूछोगे, आंसर ज़रूर देगी ये केमिस्ट्री। क्लियर है? चलिए खैर। बढ़ते हैं आगे, एटॉमिक नंबर 57 पे आए। बच्चों D10 तक, 4D10 तक हमने 48 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, है ना? 48, 48 और 6 होते हैं 54, आप सभी जानते हैं। और 54 और 2 हो गए 56, ठीक है? बोलिए जल्दी से। 54 और 2 हो गए 56, और जो 57 इलेक्ट्रॉन है आपको साफ-साफ दिख रहा है, कहाँ आएगा? 4f में आएगा, ठीक है? बोलिए, क्लियर है? क्लियर है? और लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो किसमें आया? f ब्लॉक में आया, तो f ब्लॉक का एलिमेंट बन गया, ठीक है? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आया? f ब्लॉक में आया, तो ये f ब्लॉक का एलिमेंट बन गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक, तो देखो इधर लेंथनम, ये कहाँ आ रहा है? ये तो भैया डी ब्लॉक में आ रहा है। और आपने तो कहा सर यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एफ इलेक्ट्रॉन में आ गया। मतलब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या करा, 4f1 करा, तो सर ये तो 4f1 दैट मींस एफ ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। बट पीरियोडिक टेबल में तो आप जानते हो ये डी ब्लॉक है, D1 में लिखा है, ये तो D1 में लिखा है। तो दैट मींस मैंने यही कहा था, जो बच्चे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीधा-सीधा करते हुए चल रहे हैं, लैंथनम से समस्या आने लगती है बच्चों। ये ध्यान में रखना है कि लैंथनम डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, एफ का नहीं होता है। अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, तो बेटा आपको समझ में आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एफ में नहीं भरोगे, कहाँ भरोगे? डी में भरोगे। जो एक इलेक्ट्रॉन आया, ये मैं डी में भरूंगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि सर लैंथनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट तो है ही नहीं। ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और क्यों है भैया? क्योंकि इसकी लैंथनम की ज्यादातर प्रॉपर्टीज मैच खाती हैं किससे? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और लैंथनम के पास देखा गया इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद है? 57। साथ में इसकी प्रॉपर्टीज मैच खा रही हैं डी ब्लॉक से, इसलिए लैंथनम को डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा गया है, एफ का नहीं कहा गया है। तो ये वाला एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि लैंथनम के लिए ये कहानी ध्यान में रखिएगा कि लैंथनम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है 5d1 में भरेंगे। ठीक है,
कहाँ भरेंगे 5d1 में, 4f में नहीं भरेंगे। तो ध्यान रखना यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ पे एक्सेप्शन है। जो बच्चे काफी इसको स्किप कर रहे होंगे वो इस टर्म को भी देखना, स्किप करते हुए चलेंगे। ये जो कंडीशन है, ये जो एक्सेप्शन वाली बात है, इसको भी स्किप करते हुए चलेंगे। स्पीड में देखिए, स्किप मत कीजिए, बस मैं यही बात आपसे कहना चाहूंगा। तो बेटा जी लेंथनम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है? डी ब्लॉक का, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन एफ में कर दूंगा 0 और डी में कितना कर दूंगा 1। अब इसके आगे की कहानी भी ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज की क्लास में फिनिश ही करा देता हूं जल्दी से। तो जब मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, ध्यान से सुनना, 54 पे बेटा जो नोबल गैस आती है वो ज़ीनोन आती है, तो मैंने 54 तक के लिए ज़ीनोन लिख दिया। फिर उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 3 और भरने, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 57 है। भाई एटॉमिक नंबर अगर 57 है, परमाणु संख्या 57 है, इसके बाद 57 इलेक्ट्रॉन है। 54 तो यहाँ ज़ीनोन तक भर गए, ठीक है। इसके बाद बचे 3 इलेक्ट्रॉन। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ-कहाँ हैं? देखो, एक तो है 4d में, 4d या 5d? 5d में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5d 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे समझना, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 0। और इसके बाद देखो 6s2, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। आओ फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो जल्दी से। ये देखो, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक 5p6, ये जो हो गए 54 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ तक मैंने Xc लिख दिया। Xc नोबल गैस होती है, तो नोबल गैस के टर्म में लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या है देखो, 6s2, 4f0, 5d1, तो यही तो लिखा है। बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। पहले मैंने क्या लिखा, 4f0, 5d1, 6s2, ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा मैंने 4f को आगे लिख दिया, कोई बात नहीं, उसको आप आगे पीछे कर लीजिए, उससे कोई समस्या नहीं है, मैं ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैंने 4 सेल को बाद में लिखा है, उसे आगे पीछे कर देता हूँ। वैसे ही 4f में 0 है, बट हाँ समझाने के लिए ये सारी आइटम आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो क्या बना देखो, Xc कितना 4f0, 5d1, 6s2। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में आया। अरे भैया 6s में नहीं आया, क्योंकि 6s पहले आता है, देन 5d आता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d में आया है, इसलिए 5d ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। अब यहाँ मत सोचना, मैंने आपको बताया फिलिंग ऊपर वाले मेथड से करनी है, बस सेल के बढ़ते हुए क्रम में लगा दें। बढ़ते हुए क्रम में लिखा है कि पहले मैंने 4 सेल को लिखा, देन 5th सेल को लिखा, देन 6 सेल को लिखा, इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए आगे बढ़े। लैंथनम के बाद अगला एलिमेंट आता है बच्चों सीरियम, इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। क्या हमें सारे एलिमेंट याद करने हैं? अरे हाँ भैया याद करने होने चाहिए। 100 अगर 18 एलिमेंट है, ये आपको सारे ही याद होने चाहिए, ठीक है। वो भी चलो याद करना सिखाऊंगा कैसे याद करते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आता, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। मास्टर्स वाले बच्चे भी मेरे पास यहाँ पे हैं, मैंने देखा काफी बच्चों का, मैंने गूगल फॉर्म पढ़ा, मास्टर्स वाले बच्चे भी मेरे पास यहाँ पे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ उनको ये सब आता है। चलिए सीरियम एटॉमिक नंबर 58, अगर एटॉमिक नंबर 58 है, क्वेश्चन नंबर 1 कितने इलेक्ट्रॉन? 58 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने पढ़ा जितना परमाणु संख्या है, जितना एटॉमिक नंबर है, उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है, उतने ही प्रोटॉन की संख्या है। एटॉमिक नंबर 58, तो उसके बाद 58 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस मुझे यहाँ 58 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 58 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 58 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। चलो आ जाओ भैया, ये मेरा था 1s2 2s2, मतलब जब से इतनी देर से 1s2 2s2 यहाँ करते जा रहा हूँ, तो चलिए 58 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, समझो। ये हो गए थे 54, 2 56, ये हो गया 57वां 5d1 में। अब जो 58वां इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या यहाँ 5d2 कर दूं? तो इसका आंसर होगा सर नो। इसका आंसर सर आप 5d2 नहीं कर सकते, इसका आंसर होगा 5d1 4f1। ध्यान से सुनिएगा, 5d1 4f1, ठीक है, 5d1 4f1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d1 4f1 होगा। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये f ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो f ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक में आना चाहिए, मतलब 5d के बाद अगला इलेक्ट्रॉन 4f में आना चाहिए, अगला मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर सीरियम जो है वो f ब्लॉक का एलिमेंट है और इसको हम लैंथेनाइड कहते हैं। सर इसको हम लैंथेनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 था, उसके बाद से ही ये सीरियम से लेकर आगे लुटीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है, इसमें टोटल 14 एलिमेंट होते हैं, दैट मींस F14 तक इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, F1 से लेकर F14 तक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसमें टोटल ऐसे 14 एलिमेंट्स आते हैं, 14 तत्व आते हैं, 14 तत्व आते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई, खैर 14 एलिमेंट्स ऐसे इसमें आते हैं, ठीक है, जहां पे F सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी जाती है, इसलिए इसको 4F कहा जाता है, या फिर इसको सिंपली मैं लैंथेनाइड भी कह देता हूं, ठीक है। 4F कहा जाता है या सिंपली मैं इसको लैंथेनाइड भी कह देता हूं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ऐसे ही 5F मतलब एक्टिनाइड होंगे, तो समझ में आया व्हाट इज लैंथेनाइड। लैंथेनाइड वो होते हैं जो लैंथेनम के बाद आते हैं, बट लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सीरियम 4F ब्लॉक का एलिमेंट है। ध्यान रखना लैंथेनाइड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि लैंथेनम के जस्ट बाद आ रहे हैं। पर जरा देखो टेबल में भी, यहाँ पे देखो परमाणु संख्या 57 है, मैं इसको यहाँ पे देखो, ये देखो
ये परमाणु संख्या 57 है, उसके बाद 72 आ रहा है ना? बीच के तत्व कहाँ गायब हो गए? तो हम सभी जानते हैं बीच के तत्व, ये जो 14 बीच में ऐसे 14 तत्व होंगे और वो 14 तत्व कौन है? ये हैं सीरियम से लेकर लुटीशियम। इसको हमने यहाँ क्यों नहीं रखा? क्योंकि भैया ये पीरियोडिक टेबल को बिगाड़ देते, इस आवर्त सारणी को बिगाड़ देते, इसलिए इसको हमने अलग से उठा के रखा है ताकि एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम अलग से दर्शा सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। बहुत सरल सी बात है, ठीक है? तो इसीलिए ध्यान रखना है कि लैंथनम के बाद आता है सीरियम और सीरियम से लेकर लुटीशियम तक के सारे एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं, कहानी यही है। बट हम यहाँ पे जो लैंथेनाइड, एक्टिनाइड है, इनको उठा के अलग से रख दे रहे हैं। व्हाई? क्योंकि ये कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब कर देंगे, है ना? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं ये एलिमेंट्स जो ग्रुप में रखे हैं, ये ग्रुप में रखे हैं, ये सभी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हो लगभग सेम होती हैं, है ना? दे हैव द सेम क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं वो लगभग समान होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है बात? तो इसीलिए लैंथेनाइड, एक्टिनाइड को अलग से पुट किया जाता है, पीरियोडिक टेबल को खराब ना कर दें। देखो 57 के बाद सीधा 72 आ गया, 89 के बाद सीधा 104 आ गया, मतलब बीच के 14 एलिमेंट गायब हैं। वो 14 एलिमेंट कौन से हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? Xc। क्या बना था? Xc 4f0 5d1 6s2। उससे अगला एलिमेंट जो है सीरियम, भैया वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? Xc 4f1, मतलब जो आपका सीरियम है ये 4f1 मतलब एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f मतलब एफ ब्लॉक में आ रहा है, तो सीरियम इसलिए एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो इसलिए सीरियम देखो यहाँ यहाँ 4f में अलग से लिखा है, ठीक है? तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी, क्लियर है? और जिनको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बात बोल देता हूँ, बार बार 1000 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं क्लियर बोलता हूँ, बार बार 1000 वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। बेस्ट ये है एक वीडियो को 1000 बार देख लो। मैं सिंपली बोल रहा हूँ, अपने आप दिमाग में बहुत सारी चीजें इंसर्ट हो जाएंगी, ठीक है? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कम से कम 8 से 10 साल ही कहूँगा, लगभग पुराने का हो चुका है। तो उसी का एक्सपीरियंस है। मैं ये कहूँगा एक वीडियो को, हालाँकि हमारे टाइम पे वीडियोज़ वगैरह का प्रचलन इतना नहीं था, तो मेरा काम भी यही था कि मैं जनरली एक किताब को एक से अधिक बार पढ़ता था, ठीक है ना? एक से अधिक बार पढ़ता, जैसे ही वो समझ में आ गई, नई बुक आ गई, ठीक है? ऐसे करके मान के चलिए हर टॉपिक पे 2 से 3 किताबें अलग-अलग, चाहे यूनिवर्सिटी कह दीजिए, चाहे फॉरेन बुक कह लीजिए, वो पढ़ी हैं। पढ़ी क्या है? बार-बार, ठीक है ना? तो बार-बार पढ़ोगे तो अपने आप ये चीज़ें, कांसेप्ट अपने आप ही क्लियर होता रहेगा, ठीक है? चलिए खैर, सीरियम, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? Xc देखो 4f1 कितना बना? 4f1 5d1 6s2। अब मत कहना कि 5d1 कहाँ से बना? 5d1 इसलिए बना क्योंकि सीरियम से पहले लैंथेनम है। लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलरेडी कितना है? 5d1 6s2, तो 5d1 6s2 यहाँ भी है, 57 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर दिए। तो जो 58वां इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, कहाँ भर रहे हो भाई? 4f में भर रहे हो। तो इसीलिए कैसे ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? 4f ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। क्लियर है? ऐसे ही आगे चलते रहना। लुटीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 71 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बन जाएगा? देखो Xc, उसमें ऑब्वियस बात है 14 के 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे f में, और 5 में कितना रहेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 में हो गए 2। तो दैट मीन्स ये बीच के जो 14 एलिमेंट है, ये कौन हो गए? लैंथेनाइड्स हो गए। लैंथेनाइड्स हो गए। बहुत सरल सी बात है। दीज आर द लैंथेनाइड्स। क्लियर है? अब लुटीशियम के बाद अगला आता है हॉफनियम। हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 72 होता है। क्या सारे याद करने हैं? भाई याद कर लो, बीएससी हो आप, ठीक है? खैर, हॉफनियम इसका परमाणु संख्या 72 होता है, ठीक है? बट एक सब्जेक्ट मैटर चॉइस भी होती है। बट हाँ, फिलहाल इस एग्जाम के लिए कोशिश कीजिए पीरियोडिक टेबल को याद करने की कोशिश मैं भी करा ही रहा हूँ, और भी मेथड देखेंगे कैसे हम पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। बट हाँ, ज्यादा जितना खींचूंगा वीडियो को उतना ही खिंचता चला जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कितना है, और डीप में पढ़ना है तो क्लास 11th वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है? खैर, हॉफनियम जिसका परमाणु संख्या 72 है, तो समझो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा? तो मैं जानता हूँ 4f14, यहाँ तक मेरे 71 इलेक्ट्रॉन भर गए थे, तो जो 72वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो ऑब्वियस बात है डी में आएगा, डी में आएगा। और जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है तो बच्चों ये किसका एलिमेंट बन जाएगा? डी ब्लॉक का। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो चाहे यहाँ पुट करके देख लो भाई, यहाँ पुट करके देख लो, ये इसमें देखो आपने क्या करा, 4f में 1 से लेकर 14 पहले पूरे इलेक्ट्रॉन भर दिए, 14वां इलेक्ट्रॉन जैसे ही भरा तो आप लुटीशियम पे पहुंच गए, इसका एटॉमिक नंबर 71 है, और 72वां इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 5, ये पूरे हो गए, अगला इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस है 5d में आएगा, तो 5d2 हो जाएगा। और जरा देखो क्या हॉफनियम 5d2 का एलिमेंट है? तो देखो भैया हॉफनियम इसका परमाणु संख्या 72 है, और देखो ये d1 है तो ये d2 होगा। हाँ जी, 5d2 का देखो ये देखो सर, क्लियर है? एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी, क्लियर है? तो 5d2 का एलिमेंट है। अब ये मत कहना कि सर ये 5d कह रहे हो और यहाँ 6 सेल है। भैया लास्ट सेल यहाँ पे भी 6 आया है। देखो 5d2 6s2 है, तो 6 प्रिंसिपल से लास्ट सेल 6 है। बस लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इससे कंफ्यूज मत होना। चलिए, तो ये निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे निकाला जाता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से निकाला जाता है। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आपकी कांसेप्ट क्लैरिटी बनी होगी।
अगर बनी है तो चलिए मुझे आप सबसे पहले बताएंगे एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसे आप कमेंट में लिखिएगा। एक्टिनियम का, ठीक है, एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, मुझे जल्दी से आप ये बताएंगे। 89, ठीक है, चलिए इसे पॉज करके बताते रहिएगा। इसके बाद अगला जो एलिमेंट आता है थोरियम, कहानी बताइएगा कितना आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, इसका आता है रेडॉन होता है। देखो 89 है तो 86 पे जो नोबल गैस आती है वो रेडॉन होती है, ठीक है, तो समझ में आया कि 86 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक भर गए। इसके बाद जो अगला ऑर्बिटल आएगा ये आएगा 5f0, फिर इसके बाद आएगा 6d1, ठीक है, और उसके बाद आएगा 7s2। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया होगा तो इसलिए एक्टिनियम, एक्टिनियम की बात कर रहा हूँ, एक्टिनियम, एक्टिनियम की बात कर रहा हूँ। एक्टिनियम लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया है तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, सिंपल सी बात। बट जैसे थोरियम की बात करूंगा तो सेम कहानी चलेगी, जैसे वहां लेंथेनाइड में चली थी ऐसी यहाँ पे एक्टिनाइड की कहानी चलेगी। एक्टिनाइड का मतलब वो एलिमेंट जो एक्टिनियम के बाद आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, थोरियम, जिसका एटॉमिक नंबर, सॉरी मैंने 80 लिख दिया, आई एम सॉरी, ये 90 है, 89 के बाद 90 आएगा, वैसे भी मैंने गलती से 80 लिख दिया, ये 90 होगा। और 90 से लेकर आपका जो 103 है लॉरेंसियम, 103, ठीक है, हाँ जी, लॉरेंसियम है 103, एलआर है जनरली इसका रिप्रेजेंटेशन, आई एम सॉरी, एलआर, ठीक है, लॉरेंसियम है। थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक आप देखेंगे यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट आए हैं और जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें हो रही होगी, 5f ऑर्बिटल में हो रही होगी। दैट मींस थोरियम 5f1 है और उसके बाद लॉरेंसियम कितना बन जाएगा, 5f14 बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कितना बन जाएगा, 5f14 बन जाएगा। क्लियर? तो हमें समझ में आया कि जो अब थोरियम की इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो कैसे होगी, 5f, यहाँ पे 6d लिख लीजिए, 7s2 लिख लीजिए। तो आपको सेम पता है कि भाई पीरियोडिक टेबल में फिर आगे 14 एलिमेंट गायब है। दैट मींस एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 89 है, उसके बाद आगे सीधा रदरफोर्डियम लिखा होगा 104, देखिएगा जरा, रदरफोर्डियम 104 लिखा होगा सीधा, ठीक है। इसको Ku भी कहते हैं, कुर्चातोवियम, इसकी कहानी भी कभी चर्चा में लाऊंगा, ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे। खैर, रदरफोर्डियम या फिर कुर्चातोवियम, इसके बीच में ये 14 एलिमेंट गायब हो गए। कौन गायब हो गए, ये सारे एक्टिनाइड गायब हो गए, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो पीरियोडिक टेबल में और अच्छे समझ में आ जाएगा अगर एक बार पीरियोडिक टेबल में साथ में देख लोगे। इधर देखो, एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, इसके बाद कौन आया सीधा, रदरफोर्डियम आया, और रदरफोर्डियम कितना 104, बीच के 14 एलिमेंट कहां गए, ये गए, ये गए, ये गए, ये एक्टिनाइड में चले गए, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो 5f में, 1 से लेकर 14 तक। सिंपल सी बात है। आई थिंक ये बातें आपके क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही हैं तो आपको बताऊंगा क्या करना है। खैर फिलहाल अभी इसको जल्दी से कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। चलिए, ठीक है, तो बीच के एलिमेंट कहां चले गए, F1 से लेकर F14 वाले। दैट मींस थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक F1 से लेकर F14 तक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन फिलिंग में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, उनको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज की क्लास लेंदी हो जाएगी, मुझे लगता है घंटे से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कभी पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से और एक्सेप्शंस यहाँ पे देखे जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज आता है, उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पूरा हो गया, क्लियर। अब इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो मैं पूछूं Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आया, तो आप देखना, निकाल के देखना, ये आ जाएगा कितना, Ar 3d6 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसके बाद मैं आपसे बोलूं Fe2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा, तो ध्यान से समझना भाई, Fe आयरन, आयरन एक धातु होता है और धातु की हम प्रॉपर्टी जानते हैं, धातु वो होता है जिसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है। ध्यान से समझ लेना, धातु वो होता है इसकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो यहाँ पे Fe 2 इलेक्ट्रॉन देगा, उस पर +2 चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही प्लस चार्ज आएगा, उतना ही आवेश आएगा, ठीक है। Fe पे +2 चार्ज आया, और Fe पे अगर +2 चार्ज होता है तो उसको हम फेरस बोलते हैं, ठीक है। और Fe अगर बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो आपको पता है ये इस पे 3 प्लस चार्ज आएगा, उसको हम बोलते हैं फेरिक, आई एम सॉरी, ठीक है, फेरिक आएगा। तो Fe +2 है, +2 का मतलब क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सा नियम होता है, अबॉव का नियम कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर भरेंगे, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ भरेंगे। बट जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं सबसे पहले अधिक ऊर्जा वाले से निकलते हैं। तो 3s 3d और 4s में ज्यादा एनर्जी, थोड़ी ज्यादा एनर्जी 4s की होती है, क्वाइट कंपेरेबल एनर्जी कहते हैं इसे, बहुत निम्न अंतर होता है इनकी ऊर्जा के बीच में, बट हाँ हल्की से ज्यादा 4s की एनर्जी होती है।
तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तो कहां से निकलेंगे 4s से, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 3d6 4s0। ध्यान रखिएगा, उच्च एनर्जी से, उच्च ऊर्जा से आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। ऐसे ही यदि आपके पास Fe3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो निकल जाएंगे S से और 1 निकल जाएगा D से, निकल गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s0। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मान लो सल्फर है आपके पास, सिंपल वाला एग्जांपल ले रहा हूं, थोड़े बहुत ट्राई कीजिएगा, आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, अब मैं कह रहा हूं सल्फर पे -2 चार्ज, और बताइए S2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा। तो आप सभी को पता है, अगर इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 16 है, तो उसके पास 16 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बट 2- का मतलब क्या है कि आपके पास अच्छा खासा सल्फर था, बट इस सल्फर ने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर आता है माइनस चार्ज, और इसलिए अधातु है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल वो होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की होती है, अधातु वे होते हैं जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही माइनस, उतना ही चार्ज आएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आया, इसका आवेश माइनस में आया। क्लियर है बात। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। बहुत सरल सी बातें, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो सल्फर पे -2 चार्ज आ गया, दैट मींस इस पे 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और ले लिए, अब कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है वो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर ये 3p4 होता तो ये सल्फर का था, बट अब सल्फर का नहीं करना है मुझे, S2- का करना है, तो अब ये बन जाएगा 3p6, दैट मींस 18 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्लियर है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से, जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी पढ़ा है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में वो एक्सेप्शन देखने को मिलता है, उनको ध्यान में रखना है। कुछ और एक्सेप्शन भी हैं, जैसे जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर वगैरह होता है, उसको भी पढ़ाऊंगा। जैसे क्रोमियम, आपका क्रोमियम है जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो निकल के देखो ये आएगा 3d4 4s2। बट अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 बना देगा, ठीक है ना। स्टेबल करने के लिए पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी रूल को भी आगे समझेंगे। खैर फिलहाल के लिए आज की क्लास को इतना ही बाइंड करता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन आंसर आपके, ठीक है, वो लेके चलूंगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक लूं। देखो बात चाहे से मेरे प्रमोशन की समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, बट फैक्ट ही कहूंगा। पहली बात, पैटर्न चेंज हो गया, सबसे बड़ी बात है, पैटर्न इज चेंज। पैटर्न चेंज हो गया, दैट मींस 25 और 75 100 मार्क्स हो गया। 25 जीएस, 75 आपका सब्जेक्ट। पहली बात, पैटर्न चेंज हो गया। और पहले कैसा होता था, पहले आपका 100 मार्क्स का ही आता था, ठीक है ना। 100 मार्क्स का 11th स्टैंडर्ड का पेपर होता था, केवल जनरल साइंस और सब्जेक्ट। जनरली ऐसा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता था, जनरल साइंस और सब्जेक्ट। बट अब जीएस प्लस सब्जेक्ट है, जीएस में पॉलिटी वगैरह सब कुछ आना, ठीक है ना। तो पेपर पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज है, ये बात मान के चलिएगा। और अगर पेपर पैटर्न चेंज है तो प्रीवियस ईयर ले लीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। अभी फिलहाल के लिए कोई ऐसी बुक मार्केट में तो नहीं अवेलेबल है जो नए पैटर्न पर आई हो। आती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप ले लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, देखिए, ठीक है। बट मैं आपसे यही बात कहूंगा, अगर आप क्लासरूम कोर्स लेते हैं भाई, आप बुक लोगे कम से कम 200 रुपए की तो बुक आएगी। मैं किसी बुक को ये नहीं कह रहा गलत है, मैं बात अपने प्रमोशन की यहाँ पे कर रहा हूँ, सिंपल सी बात। 200 रुपए की आप बुक तो लेंगे, ठीक है। बट अगर क्लासरूम कोर्स लेते हो तो ऑब्वियस बात है, इसका कोर्स मैंने बताया फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 99 है, और उस 99 में ऑलरेडी हम आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे। और टू बी ऑनेस्ट, अगर मार्केट में किताब आती है नए पैटर्न पे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये किताब ले लीजिए, अगर आपकी इच्छा है, ठीक है ना। वो आपकी मैटर ऑफ चॉइस है, आपको लगता है कि भाई बुक ज्यादा आपके आपके रिसोर्स को पूरा करेगी तो आप बुक लीजिएगा। इसके लिए मैं ऑनेस्ट रहूंगा, जैसी किताब आएगी मार्केट में ऑनेस्टली मैं आपको बुक बता दूंगा, चाहे वो कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पोस्ट कर दूं या फिर मैं प्रॉपरली आपको क्लास में बता दूंगा, ठीक है। और कोर्स है 99 में, प्रीवियस ईयर मिल रहा है, ठीक है ना, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। इट इज मोर देन एनफ आई थिंक। और क्लास नोट्स जो ये आपको सारे नोट्स हैं ये भी वहां पे प्रोवाइडेड होंगे, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास को करता हूँ बाइंड अप। प्रीवियस ईयर बच्चों अभी मुझे कोई बुक उससे रिलेटेड मिली नहीं है, बाकी हाँ पुराने मॉडल वाला लेना चाहते हैं पेपर तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जो किताब लें कम से कम ऐसी तो लें जिसमें प्रीवियस ईयर हो, और प्लस कुछ मॉडल कुछ सेट्स हों जो आप लगा सकें, ठीक है ना। तो चलिए खैर क्लास को इतना ही रखता हूँ, बाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।